हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो हमने रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस की अपनी यूनिट शुरू की और उसके लिए हमने बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लिए प्रोबेबिलिटी के। हमने एक इनिशियल प्रोबेबिलिटी की बात कर ली। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारे सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट अनकाउंटेबल सैंपल पॉइंट्स हैं तो उनको हम प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं कर पा रहे थे, तो हम वो कर सकते हैं अगर हम रियल एक्सिस पर मैप कर लें उन सभी जो भी आउटकम्स हैं और उस रियल एक्सिस के सेक्शंस को, जो इंटरवल्स हैं, उनको और उनके यूनियंस और इंटरसेक्शंस को अगर हम डिफाइन कर दें एज एन इवेंट, तो फिर हम उन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने अनकाउंटेबल सैंपल पॉइंट्स को काउंटेबल सैंपल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे केस में तो फिर वहां पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात की, तो चाहे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नाम से आए या सिर्फ अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा हुआ है मतलब आपसे सीडीएफ पूछा जा रहा है, तो जो चीज़ें हमने सीडीएफ में देख ली हैं उनको हम एक बार रिकॉल करेंगे। इंपॉर्टेंट है रिकॉल करना कि सारी चीज़ों को आपने अच्छे से समझा है। और उसके बाद हम एक इजी एग्जाम्पल और लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट बताया ना गया हो कि कैसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है और डायरेक्टली आपको रैंडम वेरिएबल से जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी गई वो निकालना पड़ सकता है। तो इसके बाद फिर हम ये डिस्कशन करने के बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखेंगे, उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि क्यों हम उसको डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, और फिर हम आगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पर। तो अगर हमने सबसे पहले डिफाइन किया सी डी एफ आपने डिफाइन किया इट इज एफ एक्स ऑफ एक्स, और आपने लिखा ये क्या है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x को जो आपने रियल वैल्यू असाइन की है वो वैल्यू हमारी x से छोटी या उसके बराबर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये देखा कि ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब कोई नंबर है, हम एक नंबर असाइन कर रहे हैं और वो नंबर किस पे डिपेंड करेगा, इस x पे डिपेंड करेगा। तो x की हम जितनी भी वैल्यू ज़्यादा बड़ी लेंगे, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं कि किसी चीज़ की वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके छोटे होने की कंडीशन, अगर मान लीजिए आपने x इक्वल्स टू 5 लिया, तो हमने ये देख लिया है कि ये x लेस देन इक्वल्स टू x इवेंट्स हैं जिस इवेंट में कुछ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो जितने आउटकम्स आएंगे वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स, और उसका हम टोटल आउटकम के साथ देखकर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इस x की वैल्यू को सपोज हमने 10 लिया, तो 10 तक में कुछ आउटकम्स हमारे इंक्लूड हो गए, तो हमारे जो इस पे ये इवेंट बना उसमें कुछ आउटकम्स है, मान लीजिए 10 तक में 4 आपकी वैल्यूज आई। अगर आप एक x की वैल्यू को, स्मॉल x की वैल्यू को 20 ले लेंगे, तो अगर आपने 20 से पहले देखा कि कितनी वैल्यूज आ रही हैं, तो अगर 10 तक में 4 आ गई थी वैल्यूज, तो हो सकता है 10 और 20 के बीच में भी कुछ वैल्यूज आ जाएं। नंबर ऑफ आउटकम्स अगर आपके बढ़ जाएंगे फेवरेबल, तो ऑलरेडी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं कि ये नंबर इस x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये इवेंट है, इस इवेंट में क्या क्या आउटकम्स होंगे वो सभी चीज़ें हम जानते हैं। तो अब हमने जो उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं उसको मैं यहाँ पर फिर से ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आप उसको देख चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो एक बार पीछे का वीडियो आप और देख लीजिएगा। हम बस रिजल्ट्स लिख रहे हैं। फर्स्ट हमने लिखा कि एफ एक्स ऑफ इन्फिनिटी, अगर हम एफ एक्स ऑफ इन्फिनिटी लेंगे, मतलब ये स्मॉल एक्स अगर आपने इन्फिनिटी ले लिया, तो जो भी रैंडम वेरिएबल को आपने रियल नंबर असाइन किया होगा वो इन्फिनिटी से डेफिनेटली छोटा या उसके बराबर ही हो सकता है। तो इसलिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिली, वैल्यू 1। और ऐसे ही आपने अगर देखा एफ एक्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू थी 0। ठीक है। सेकेंड हमने देखा था कि अगर x1 x2 से छोटा है, अगर हम दो x की वैल्यू को देख रहे हैं x1 और x2, अगर x1 की वैल्यू छोटी है तो उस केस में एफ एक्स ऑफ x1 डेफिनेटली ये चीज़ भी छोटी या इक्वल हो सकती है एफ एक्स ऑफ x2 से। ये जैसे अभी हमने 10 और 20 दो इंटरवल्स का केस लिया, मान लीजिए 10 तक में 10 आउटकम्स हैं और 10 से 20 के बीच में कोई भी आउटकम नहीं है, तो अगर हम देखा जाए कि ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी से 20 तक कितने आउटकम्स हैं, तो उतने ही आउटकम्स हैं जितने 10 से पहले थे, मतलब टोटल 10 आउटकम्स। लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 और 20 के बीच में भी 4 आउटकम्स आ गए, तो टोटल अब माइनस इन्फिनिटी से 20 के बीच में 14 आउटकम्स आ गए। तो अब इसलिए वो प्रोबेबिलिटी एफ एक्स ऑफ x2 जो होगी ये बड़ी होगी इस केस में एफ एक्स ऑफ x1 से। अगर x1 और x2 के बीच में कोई एडिशनल आपके आउटकम्स ऐड नहीं हो रहे, तो उस केस में ये दोनों प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये सेकंड थी प्रॉपर्टी। थर्ड आपने ये लिखा था, इसी का एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं कि अगर हमें ये पता है कि एफ एक्स ऑफ एक्स नॉट, अगर ये वैल्यू 0 है, इफ इट इज़ नोन दैट एफ एक्स ऑफ एक्स नॉट इज 0, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि रैंडम वेरिएबल जो आपने रियल वैल्यू असाइन की होगी उसको, अगर वो वैल्यू हमारी लेस देन और इक्वल्स टू एक्स नॉट है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब एक्स नॉट से पहले तक में कोई भी आउटकम नहीं आया, इसलिए उस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। तो इस केस में हम कोई भी दूसरा एक्स सेलेक्ट करें तो एफ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी जब तक हम क्या लेते रहेंगे, फॉर ऑल एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एक्स नॉट। अगर आपने कहा कि एक्स नॉट से पहले कोई इवेंट नहीं आया है और उससे भी पहले हम कोई वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं एक्स की, तो उस ड्यूरेशन में तो डेफिनेटली कोई भी इवेंट नहीं होगा, एक्स नॉट के बाद ही कोई इवेंट ऐड हो सकता है। तो अब अगर हम देखें फोर्थ प्रॉपर्टी, ये आपने लिखा कि जो आपका CDF है ये कंटिन्यूस होता है फ्रॉम राइट, मतलब अगर आपने दो लिमिट्स डिफाइन की एफ एक्स ऑफ एक्स प्लस,
आपने देखा ये वैल्यू एफ एक्स ऑफ एक्स के बराबर होगी। अगर हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे, मतलब अगर हम राइट से देखते हुए आ रहे हैं तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। मतलब अगर कहीं पर जंप डिसकंटिन्यूटी है भी तो उस जंप डिसकंटिन्यूटी और उसके जस्ट बाद की जो वैल्यू होगी वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी, मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी है कि सी डी एफ इज इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट। अब यही लेफ्ट से कंटिन्यूस होता तो क्या होता है यहाँ पर, उस केस में हम ऐसा लिखते कि एफ एक्स ऑफ एक्स माइनस इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स। अगर ये ऐसी चीज होती तो हम क्या कहते, इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से कंटिन्यूस हमारा, अगर जरूरी नहीं है, कुछ सीडीएफ्स आपको लेफ्ट से भी कंटिन्यूस दिख सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो सीडीएफ ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने कल लास्ट लेक्चर में जब देखा था हमने कि जो आपका रैंडम कॉल का जो एग्जांपल था उसमें कंटिन्यूस आपका रैंडम वेरिएबल था, तो उसके लिए जो आपको ग्राफ मिला था वो हर जगह कंटिन्यूस है, चाहे उसको लेफ्ट से देख लें या राइट से देख लें। लेकिन ये कंडीशन जरूरी नहीं कि हर जगह सेटिस्फाई हो, इसलिए हम इसको नहीं करते काउंट। लेकिन अगर पूछा जाए कि लेफ्ट से कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है, तो ये मतलब है लेफ्ट से कंटिन्यूस होने का, ये मतलब है फ्रॉम राइट टू कंटिन्यूस फ्रॉम राइट। तो इसके बाद आपने डिफाइन किया फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, हम सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी रेंज ऑफ इंटरवल, मतलब किसी इंटरवल की या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की। तो अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी दैट इज रैंडम वेरिएबल x is greater than or equals to x1 is greater than x1 but less than or equals to x2। अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन की तो हमने देखा ये वैल्यू क्या आई हमारे पास, एफ एक्स ऑफ x2 माइनस एफ एक्स ऑफ x1। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा था कि इस इवेंट को हम दो सेट इवेंट्स के यूनियंस के फॉर्म में लिख सकते हैं जो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम, और वहाँ से हमें ये वैल्यू मिली थी। अगर इसी में आपने पुट कर दिया कि x1 की जगह x माइनस एप्सिलॉन, x2 की जगह x प्लस एप्सिलॉन, तो मतलब आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर देखें किसकी, अगर आप देख रहे हैं रैंडम वेरिएबल इक्वल्स टू x, एग्जैक्टली इक्वल्स टू x पर अगर हम देख रहे हैं, या मान लीजिए हम x नॉट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक आर्बिट्ररी वैल्यू कि आपने जो रियल नंबर असाइन किया हो वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो, x नॉट के बराबर। तो ये प्रोबेबिलिटी आपने लिखी थी, इट इज एफ एक्स ऑफ x नॉट माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स नॉट माइनस। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर आपको देखना है तो जस्ट उस पॉइंट पर देख लीजिए सीडीएफ की क्या वैल्यू है और उसके जस्ट पहले क्या वैल्यू है। अगर वो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा तो ये डिफरेंस आपको जीरो से बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर उस पॉइंट पर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी तो उस केस में ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं फॉर, अगर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए देखेंगे तो फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इट इज जीरो, एंड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम यहाँ पर अभी देख भी लेते हैं, जो एग्जांपल्स हमने लिए थे इसके लिए ये वैल्यू एट, या आप ऐसे लिखें कि इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इफ एक्स नॉट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या पॉइंट ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी। तो अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आप ले रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू एक्स नॉट, अगर एक्स नॉट पॉइंट पर जंप डिसकंटिन्यूटी आई है तो उस केस में ये दोनों हमारे जो डिफरेंस आएगा ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो होगी, मतलब जीरो नहीं होगी। और अगर उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है देन दिस रिजल्ट इज इक्वल्स टू जीरो इफ एक्स नॉट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको अभी हम समझ लेते हैं फिर से, ठीक है। चलिए 6 प्रॉपर्टीज हो गई। सेवेंथ आपने ये लिखा था कि अगर इसी प्रॉपर्टी में यहाँ पर हमने इक्वालिटी का साइन नहीं लिया है, अगर हम इसमें इक्वालिटी का साइन भी ऐड कर दें, मतलब अगर हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है दैट इज x1, इट इज x इन बिटवीन x1 एंड x2, तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए आपने देखा था कि इसी में अगर हम इसके साथ यूनियन ले लें इस फंक्शन का तो ये हमें यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, क्या, ये वैल्यू हमारी इक्वालिटी के साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ x2 माइनस एफ एक्स ऑफ x1 माइनस। जो ये रिजल्ट था इसमें हमने x1 का इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर x1 आ रही है वैल्यू, लेकिन अगर आप वहाँ x1 इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर x1 से जस्ट पहले तक की वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एफ एक्स ऑफ x1 माइनस लिखा। 8th प्रॉपर्टी जो हमने कल नहीं लिखी थी फिर भी इन्हीं से डिराइव होती है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए दैट इज x ग्रेटर देन, या आप लिखें अगर
ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x, ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 1 माइनस fx ऑफ x। देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हम दो इवेंट्स को कंसिडर करें। इवेंट्स अगर हम लिखें इवेंट्स, एक इवेंट हमने लिया x ग्रेटर देन x और दूसरा हमने लिया f दैट इज x लेस देन और इक्वल्स टू x। आप अगर इन दोनों इवेंट्स को देखेंगे तो फिर से ये दोनों इवेंट्स क्या हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यहाँ ये प्रॉपर्टी कह रही है कि ग्रेटर देन हो x से और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, दोनों एक साथ कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती कंडीशन। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पर हम एक और चीज लिख रहे हैं, एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सही लिखा है ये हमने। कोई चीज या तो x से बड़ी होगी या तो जो वैल्यू आप कोई भी रियल वैल्यू अगर लेंगे तो वो वैल्यू या तो x से बड़ी होगी या चीज वो वैल्यू क्या होगी, x से छोटी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है। तो अगर हम इन दोनों को यूनियन ले लें इन दोनों का, तो दोनों का यूनियन क्या देगा आपको? एंटायर रियल एक्सिस की वैल्यू दे देगा, मतलब उसमें पूरा ही सैंपल स्पेस आपका आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन डिफाइन करें तो क्या डिफाइन हो जाएगा? सैंपल स्पेस डिफाइन हो जाएगा। मतलब अगर आप देखें कि इवेंट x ग्रेटर देन x union with x less than or equals to x will give us sample space। ये क्या देगा हमें? दोनों मिलाकर हमारा क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा। तो अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और इनका यूनियन आपने डिफाइन किया, दोनों तरफ अगर आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दें तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होगी? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का समेशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू x। और ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर जो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर आप देखें इसी टर्म को आपने क्या डिफाइन किया है? fx ऑफ x डिफाइन किया। तो इसलिए ये हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी कि fx ऑफ प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x इक्वल्स टू 1 माइनस fx ऑफ x। ठीक है, तो ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी। अब जैसे अगर आप देखें, हम एक फिर से इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके बिल्कुल रिवीजन की ही चीज़ है, बिल्कुल आपको आती है वो चीज़ पता है मुझे, फिर भी हम 10 मिनट्स और टाइम देंगे यहाँ पर और उससे जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम यूज करेंगे आगे, इसलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा? टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया और बिल्कुल इजीली हम फाइंड कर सके, हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, x इज नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, ये तो हमारे सैंपल स्पेस में 4 पॉइंट्स हैं, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल एंड हेड हेड। मान लीजिए इनको हम मान लेते हैं कि हम इसको कह रहे हैं हमारा पहला पॉइंट है zeta1, ये सेकंड आउटकम zeta2, ये zeta3 और ये zeta4। ये हमारा ओवरऑल क्या है? सैंपल स्पेस है। रूल के अकॉर्डिंग हमारे जो नंबर ऑफ हेड्स हो सकते थे 2 कॉइन के टॉस में, वो 3 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0, 1 या 2। तो अगर आप देखें इसमें नंबर ऑफ हेड्स 0 हैं, इन दोनों में आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू कितनी है? 1, और इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये आपके पास आपने इसके लिए बना लिया। अब अगर आप देखें तो रैंडम वेरिएबल को आपने जो वैल्यूज असाइन की हैं वो आप 3 वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, 0, 1 एंड 2। इस 0 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखें कि किस आउटकम के लिए 0 हमारा रैंडम वेरिएबल को वैल्यू मिली होगी, रियल वैल्यू, तो 0 हमें सिर्फ तब मिला होगा जब टेल टेल आया होगा। ठीक है, ये 1 कब मिला होगा? 1 के आने की 2 कंडीशन है, या तो आउटकम हमारा हेड टेल रहा हो तो भी 1 आया होगा, टेल हेड में भी 1 आया होगा। और इस 2 के लिए एक ही कंडीशन है, जब दोनों कॉइन्स में क्या आया होगा? हेड आया होगा, तो हमने ये रियल वैल्यू असाइन की होगी। ठीक है, ये तो अब अगर आप इसके लिए CDF ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं टू फाइंड CDF मतलब fx ऑफ x फॉर दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू x। और ये चीज हम कब से कब तक के लिए फाइंड करेंगे? फॉर ऑल x इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। हम इस रिलेशन में x की वैल्यू को वेरी करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो x का फंक्शन है हमारा ये CDF, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, वही हमारा ग्राफ जो होगा वो हमें CDF देगा। तो अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जैसे आप कल कर रहे थे, तो आप अगर लिखें इसमें दैट इज फॉर, अगर आपने x की वैल्यू सेलेक्ट की, केस 1, इफ x की जो वैल्यू हमारी अगर वो 0 से भी छोटी हो, अगर x की वैल्यू क्या हमारी 0 से भी छोटी है, अगर मान लीजिए कि ये जो वैल्यूज हम ले रहे हैं रैंडम वेरिएबल को, जो भी आपने रियल एक्सिस पर ये वैल्यूज असाइन की हैं 0, 1, 2,
ये रियल एक्सिस x की वैल्यू है तो उसको मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है और ये हमारा x3 है, ऐसा मान सकते हैं हम। तो अब अगर हम देखें कि x लेस देन 0, अगर हमने ये x पर ये कंस्ट्रेंट रख दिया और उसके केस में हम देखते हैं कि जो इवेंट है हमारा दैट इज रैंडम वेरिएबल की जो आपने रियल वैल्यू असाइन की है वो वैल्यू छोटी हो x से, इसमें कौन कौन से हमारे इवेंट्स आएंगे, मतलब कौन कौन से आउटकम्स हमारे आएंगे। तो x की वैल्यू 0 से छोटी है और इस रैंडम वेरिएबल x में आप क्या क्या वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, मतलब इसको आप क्या क्या वैल्यूज दिया आपने वैल्यू दी है x1 दैट इज 0, आपने वैल्यू दी है x2 दैट इज 1, ये जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी, और x3 दैट इज 2। क्या 0 लेस देन और इक्वल्स टू 0 से छोटी कोई चीज़ मान लीजिए हमारी क्या वैल्यू है -1 है, तो क्या किसी के लिए भी, इन तीनों में से किसी के लिए भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा कि 0 लेस देन -1 या 1 लेस देन -1 या 2 लेस देन -1, किसी के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब उस केस में ये जो इवेंट है आपका, इस इवेंट में कोई भी आउटकम पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आपका ये जो आपका सेट है ये कैसा सेट है, आपका नल सेट है। तो इस केस में अगर कोई इवेंट, इस इवेंट में अगर कोई आउटकम नहीं आया फेवरेबल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देयरफॉर अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू x इन दिस केस दैट इज CDF fx ऑफ x, तो ये वैल्यू कितनी मिली हमें, 0 मिली। तो अगर हमने ये हमें x की वैल्यूज लेनी है कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर +∞ तक। तो 0 से छोटी किसी भी वैल्यू के लिए हम देख लें, -∞ से 0 से छोटी किसी भी वैल्यू के लिए, तो हमारे CDF की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 0। अगर मान लीजिए हम यहाँ ड्रॉ करते चलें साथ में, ये हमने x के रिस्पेक्ट में ये देख रहे हैं हम fx ऑफ x, तो 0 से पहले की सारी वैल्यूज़ के लिए अगर आपने 0 को इंक्लूड नहीं किया है, जब तक x आपका लेस देन 0 है, मतलब ये रियल एक्सिस का सेक्शन जो आपने 0 को इंक्लूड जब तक नहीं किया है तब तक आपके CDF की वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहीं पर आपने अगर केस कंसीडर किया केस 2, जब आपके x की वैल्यू अगर 0 हो सकती है, 0 या उससे बड़ी है x की वैल्यू, लेकिन अगर 1 से छोटी है, अगर आपने ये डिफाइन कर दिया कि 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली 1 से छोटी है, उस केस में अगर हम ये इवेंट देखें फिर से x लेस देन और इक्वल्स टू x, इसमें हमारे कौन कौन से रैंडम वेरिएबल्स आएंगे। फिर से देखिए इस x में हम क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं, 0 इसकी वैल्यू जो हो सकती है इस पॉसिबल, वो क्या क्या हो सकती है, 0 1 एंड 2 हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 है और 1 के बीच में है, मतलब इस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है पॉसिबल, इस x में 0 हो सकता है, 0 से बड़ी मतलब 0.1 0.2 भी हो सकता है, और फाइनली ये वैल्यू 1 से छोटी ही होगी, मतलब 0.999 भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। तो अगर आप मान लीजिए कि x की जगह पर आप 0 रख कर देखें कि अगर 0 को हम कंपेयर करें तो क्या वो 0 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, तो आपको दिख रहा हो सकता है, इक्वालिटी का साइन है तो 0 इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है। यहाँ आपने अगर x में ये x1 देखें तो इसकी वैल्यू है 0, वो छोटी हो सकती है या इक्वल हो सकती है x से, क्योंकि x हमारा 0 से शुरू हो रहा है। तो इसमें एक आउटकम तो आ गया, कौन सा आउटकम आ गया हमारा, x1 आउटकम आ गया। x1 का क्या मतलब है, 0, और 0 का क्या मतलब है, टेल। आप इसको जिस फॉर्म में भी समझें, या तो आप कहें कि ये x1 जो आपने रियल नंबर असाइन किया ये x1 आ गया, या आप कहें कि x1 का मतलब क्या है, 0, जो नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू है 0 आ गई, या फिर आप कहें कि आउटकम क्या रहा होगा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का, टेल, वो कंडीशन आपकी इंक्लूड हो गई। क्या और किसी के लिए रिलेशन सेटिस्फाई होगा, अगर आप यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू पुट करके देखें 1, अगर आप यहाँ 1 लेंगे तो जो चीज़ आपने 0 से 1 ले रखी है, मतलब ये चीज़ अगर 0.99 तक ही हो सकती है मैक्सिमम, तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0.99 पॉसिबल है, नहीं है। मतलब ये दूसरा वाला जो आपका है रियल नंबर ये नहीं आएगा यहाँ पर। अगर तीसरे के लिए देखें, x3 के लिए अगर हम देखें तो 2 भी कभी भी छोटा या इक्वल नहीं हो सकता 1 से छोटी चीज़ के, तो इसलिए यहाँ पर एक ही आउटकम पॉसिबल है। और ये जो 4 आप आउटकम्स ले रहे हैं, टेल हेड या हेड टेल हेड, ये चारों इक्विपरेबल आउटकम्स हैं। तो अगर एक किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी देखनी हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी। तो इसलिए यहाँ से अगर इस केस में अगर आप x की वैल्यू को 0 से 1 वेरी करेंगे, उस केस में अगर आप यहाँ पर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x लेस देन और इक्वल्स टू x, तो एक ही पॉसिबल हमारा आउटकम आया, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 1/4 है। तो जैसे ही हमने 0 के पॉइंट को इंक्लूड कर लिया, 0 से पहले हमारी प्रोबेबिलिटी थी 0, मतलब fx ऑफ x की वैल्यू थी 0। जैसे ही 0 को इंक्लूड किया हमने तो हमें एक क्या मिली, डिसकंटिन्यूटी मिली। यहाँ पर वैल्यू सडनली ये वैल्यू हमारी चेंज होकर क्या हो गई, 1/4, और ये 1/4 ही रहेगी कब तक, अगर हम x की वैल्यू को 1 से छोटी कुछ भी रखेंगे। मान लीजिए हम 0.99 पर देख रहे हैं, तो 0.99 तक हमने इसकी वैल्यू को क्या बनाया, 1/4 बनाया। अब अगर हम यहीं पर देखें केस 3, तो केस 3 में अगर हम x सेलेक्ट कर रहे हैं जो अब 1 भी हो सकता है,
1 से बड़ी या 1 के इक्वल वैल्यू है x की और ये छोटी है अभी 2 से, अगर ये 2 से छोटी है तो अब फिर से हम अगर ये इवेंट देखें x लेस देन x, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे, तो इसमें देखिए इस x की जगह पर आप 0 1 2 रख के पुट करके देखिए, आप मान लीजिए कि 1 से बड़ी या 1 से छोटी, मतलब इस x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, ये 1 हो सकती है वैल्यू, 1.1 हो सकती है और 1.99 हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 1 ही है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1, तो उस केस में अगर हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो वो भी छोटा होगा x से, मतलब 0 वाला चीज़ वो सेटिस्फाई करेगा। 1 अगर पुट करेंगे x की जगह तो भी आपकी वो छोटी वो इक्वल होगी, इन तीनों वैल्यू से कंपेयर करें तो 1 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 2 पुट कर दें तो 2 हमारा लेस देन या इक्वल टू कभी नहीं हो सकता इन तीनों वैल्यूज़ के, मतलब 2 वाला आउटकम नहीं आएगा, लेकिन 0 और 1 वाले आएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल हैं, या तो आप कहें रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ आपने ली हैं x1 और x2 ये पॉसिबल है, या फिर आप कहें कि 0 और 1 पॉसिबल है, और 0 का मतलब टेल टेल और 1 का मतलब टेल हेड और हेड टेल, ये आपके टेल हेड एंड हेड टेल, ये आपके 3 पॉसिबल आउटकम्स आ गए। तो अब अगर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो तीनों की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। तो इस केस में आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3/4। तो ये वैल्यू 0 थी, 0 पर ये वैल्यू चेंज होकर हो गई 1/4, फिर ये 1/4 कंटिन्यू रही कहाँ तक, 1.999 तक, उसके बाद 0.999 तक, जैसे ही 1 आएगा तो 1 पर ये प्रोबेबिलिटी चेंज होकर क्या हो जाएगी, वैल्यू 3/4 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3/4 कब तक रहेगी, अब तक हम जब तक हम 2 से पहले इसको देखते रहेंगे तब तक ये वैल्यू कितनी रहेगी, 2 से 3/4 रहेगी। और अगर यहाँ पर आपने केस 4 कंसिडर कर लिया, दैट इज केस 4 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो उस केस में ये जो आपका इवेंट है x लेस देन और इक्वल्स टू x, इस x की वैल्यू जैसे ही आपने 2 ले ली तो 0 भी 2 से छोटा या उसके बराबर है, 1 भी 2 से छोटा या उसके बराबर है, और 2 भी 2 से छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इस x लेस देन इक्वल्स टू x में अगर x की वैल्यू आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ले ली तो जितने पॉसिबल आउटकम्स थे वो सभी आ गए, क्योंकि यहाँ पर x1 भी आ जाएगा, x2 भी आ जाएगा और x3 भी आ जाएगा। x1 मतलब 0, 1 और 2 ये तीनों ही आ गए, 0 मतलब टेल टेल भी आ गया, टेल हेड भी आ गया, हेड टेल भी आ गया, ये 1 के करस्पॉन्डिंग, और इसके करस्पॉन्डिंग हेड हेड भी इंक्लूड हो गया। तो पूरा सैंपल स्पेस अगर आपने इंक्लूड कर लिया तो इस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन एंड इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 1। तो अब इसके बाद जैसे ही 2 के बाद हम देखेंगे तो 2 पर हमें फिर से एक जंप डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी, और इसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, कितनी, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 1। अब इससे बड़ी आप कोई भी वैल्यू लेते रहेंगे तो हमेशा ही सैंपल स्पेस पूरा इंक्लूड होगा, प्रोबेबिलिटी आपको 1 मिलेगी। तो ये चीज़ तो हम समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बार रिकॉल हो गया कि हम तीनों को अलग अलग करके भी देख सकते हैं, x1 x2 x3 के करस्पॉन्डिंग बात कर सकते हैं, 0 1 2 के करस्पॉन्डिंग बात कर सकते हैं, या फिर जो उसके आउटकम्स हैं एक्चुअल टेल 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 हेड हेड टेल एंड टेल टेल हेड हेड, उसके हम करस्पॉन्डिंग बात कर सकते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये जो इवेंट हम डिफाइन करते हैं, अगर आप इस इवेंट को समझ रहे हैं, अगर आप इस इवेंट में आने वाले आउटकम्स को समझ रहे हैं, तो बस आपका CDF बिल्कुल आप बना सकते हैं। और CDF अगर बन गया तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PDF डेंसिटी फंक्शन, आप देखेंगे CDF से ही, चाहे PDF हो या फिर आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो, ये दोनों ही इन टर्म्स ऑफ CDF ही डिफाइन किए जाते हैं। तो CDF पर अगर आपका कमांड है तो बिल्कुल आप रैंडम वेरिएबल में आगे बहुत आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो नेक्स्ट अगर हम इसको यूज करें, अब हम देखते हैं कि किस यूज की हम बात कर रहे थे, कि कैसे हमें क्या चाहिए जो हम यहां से समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इन चैप्टर्स में कंसंट्रेट होकर तो सुनना पड़ेगा। आप अगर फोकस्ड हैं, आप डिटरमाइंड हैं कि आप गेट जैसे एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब अंडर 50 अंडर 100 अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें मतलब ऐसा लगे कि समझ क्यों नहीं आएंगे समझ में, ऐसा इसमें क्या टफ है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल आप बस आराम से देखते रहिए, प्रॉपर नोट्स बीच में पॉज करके वीडियोस को बनाते रहिए, जहाँ पर भी आप कंफ्यूज होते हैं अपने नोट्स को देखिए, बिल्कुल चीज़ें आसान रहेंगी। ठीक है, तो अभी हमने ये डिफाइन किया, ये देखिए, ये हमने CDF अभी प्लॉट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, fx ऑफ x, दैट इज
x की वैल्यू हमने माइनस इन्फिनिटी से लेना शुरू किया, जब तक 0 तक नहीं आए तब तक कोई इवेंट इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि जो आपके रैंडम वेरिएबल x में वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 3 रियल वैल्यूज़ हैं, 0 1 2। तो इन तीनों को इंक्लूड करने के लिए किसी को भी 0 को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। 0 को जैसे ही क्रॉस किया, एक इवेंट मतलब एक आउटकम आ गया आपका, ये वैल्यू आपको मिली 1/4। ठीक है, ये हमारे जो पॉइंट्स थे 1 और 2 टे 0, इसको हम कहें ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था। किसके करस्पॉन्डिंग था? टेल टेल के करस्पॉन्डिंग, हेड टेल और टेल हेड के करस्पॉन्डिंग, और ये हेड हेड के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये चीज़ हम समझ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जो पर्पस है हमारा, एक ही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कौन सी चीज़? इवेंट x लेस देन और इक्वल्स टू x। इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब इस सेट में क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या आउटकम्स आएंगे, वो हम डायरेक्टली देखकर कैसे बता सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, देखिए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यूनियन इफ वी डिफाइन एक्स के मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू एक्स ओनली, इन दैट केस वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू दैट इज असाइंड टू रैंडम वेरिएबल इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ के। क्या ये जो हमने लिखा है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि हमने क्या लिखा है, और क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही लिखी हुई है? एक बार पॉज करके देखिए। तो आपने अगर देखा इसको, ये हमने क्या लिखा है कि हमें क्या चाहिए इवेंट, रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू एक्स हो। अब अगर हम कहें कि ये चीज़ क्या है, ये हमारा सेट बहुत सारे सबसेट्स का यूनियन है। जो सबसेट्स कैसे हैं, मतलब अगर आप रैंडम वेरिएबल जैसे आपने असाइन किया, ये जो आपने असाइन किया है, ये 4 आपके पास आउटकम्स थे, जीटा 1, जीटा 2, जीटा 3 एंड जीटा 4, उनके करस्पॉन्डिंग आपने 0 1 2 ये डिफाइन किया। तो अगर हम कहें कि जीटा 1 के करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की, उसको हमने नाम दिया सपोज x1, जीटा 2 के करस्पॉन्डिंग हमने नाम दिया x2, जीटा 3 के करस्पॉन्डिंग हमने नाम दिया। मतलब ये चीज़ आपको समझनी है बस, कि अगर जीटा 1 के करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल को आप नाम दे रहे हैं, जिसको आप जीटा x ऑफ जीटा 1 कहते, इसको आपने नाम दिया x1। जीटा 2 के करस्पॉन्डिंग आप इसको x ऑफ जीटा 2 लिखते, सिंपली आप इसको अगर क्या ले लिया आपने, x ऑफ 2, x2। जीटा 3 के करस्पॉन्डिंग ऐसे ही x ऑफ जीटा 3 दैट इज x3 एंड सो ऑन। ऐसी अगर आपने वैल्यूज लिख रखी हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि जितने भी ऐसे आउटकम्स जीटा 1, जीटा 2, जीटा 3 हैं, जिनके लिए अगर x ऑफ जीटा की वैल्यू xk के बराबर है, हो सकता है xk x1 हो, x2 हो, x3 हो, या कोई भी xk हो, और उन सभी xk की वैल्यूज अगर x से छोटी हैं, अगर उन सभी xk की वैल्यूज क्या हैं, x से छोटी हैं, इसका मतलब ये xk क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप रैंडम वेरिएबल को आपने रियल नंबर असाइन किया है, तो x की वैल्यू अगर आपने फिक्स कर दी इस यूनियन जो आपने डिफाइन किया, अगर आपने यहाँ ये कंडीशन लिख दी इस यूनियन में, मतलब ये किन सेट्स का यूनियन है, जिन सभी सेट्स के लिए इस रैंडम वेरिएबल को जो आप रियल नंबर असाइन कर रहे हैं x, उसके लिए xk की वैल्यू क्या हमारी x से छोटी है। मतलब ये जो आप ले रहे हैं, इसी x के लिए आप लिख रहे हैं कि इस x की वैल्यू हम ले रहे हैं xk, और जहां पर आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि वो सभी x के ही बस हम यूनियन लेंगे जिन सभी x की वैल्यू इस x से छोटी है, तभी तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, x इज लेस देन और इक्वल्स टू x। तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखें, अगर हमें x ऑफ, अगर सपोज हमें देखना हो कि x लेस देन इक्वल्स टू, जैसे आपने लिया x लेस देन और इक्वल्स टू 1, मान लीजिए हमने क्या लिखा, x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए हमें किन किन सेट्स का यूनियन अगर हमें लेना है। अगर हम यहाँ से देखें कि जो हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, जो हम रियल नंबर असाइन कर रहे हैं, वो 1 से छोटा हो, वो किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो, तो इसमें कौन कौन से रैंडम वेरिएबल्स आपके आएंगे? एक आपके पास 3 ही वैल्यूज आपने असाइन की है, x1, x2 और x3। अगर आपने x की वैल्यू को फिक्स कर दिया 1 पर, तो 1 से छोटी हो चीज़ या उसके बराबर हो जाए, तो इसमें कौन कौन से सेट्स आएंगे? एक ये 0 ये आएगा हमारा, दैट इज x1 की वैल्यू अगर हम देखें तो x1 हमारा क्या है, 0 है, जो इस 1 से छोटा है। अगर हम x2 देखें तो ये हमारी वैल्यू 1 है, और हमने यहाँ पर कंडीशन अगर ले ली है कि इक्वल्स टू भी 1 अगर हम ले रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास कौन कौन से सेट्स आ जाएंगे? यहाँ पर अगर देखेंगे x लेस देन 1, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसके केस में कि हमारे इसमें 0 आएगा और 1 आएगा। 0 आएगा मतलब x1 आएगा और x2 आएगा। तो आप इसको इस यूनियन के फॉर्म में लिख सकते थे, दैट इज x इक्वल्स टू x1 एंड x इक्वल्स टू x2, इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लेते तो हमें ये सेट मिल जाता जो आप यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं वेट से।
अब इसको देखिए ऐसे समझिए, ठीक है, ये चीज़ हम थोड़ी सी समझ ली हमने कि इसको हम यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कभी भी आप x लेस देन इक्वल्स टू x को आप अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसके केस में हमेशा ही आप इस यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि देख लीजिए कि जो भी आपने ये स्मॉल x1 x2 x3 ये जो भी आपने वैल्यूज असाइन की हैं रैंडम वेरिएबल को, ये वैल्यूज से जैसे आपने अगर देखा कि x लेस देन x की कंडीशन देखनी है, आप मान लीजिए कि x की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, तो 2 से छोटी या उसके बराबर होने की कंडीशन, तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ये x1 भी आ जाएगा, x2 भी आ जाएगा, x3 भी आ जाएगा। तो ऐसे हम उसको समझ सकते हैं। अब इसको समझिए इस तरह से, अगर हमारे पास ये कंडीशन है, देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें स्किप भी हम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको सीढ़ियाँ बनाना आ गया है, आप नॉर्मली बना लेंगे, हम स्किप कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करें। अगर ये जो हमारे पास अभी हमने इवेंट लिखा, अगर हम डिफाइन करें फॉर xi से लेकर xi से बड़ी हो या इक्वल हो हमारे x की वैल्यू, लेकिन छोटी हो x ऑफ i प्लस 1 से। अगर हम ऐसी कंडीशन के लिए देखना चाहते हैं कि हमें यही इवेंट देखना है, x लेस देन और इक्वल्स टू x, हमें इवेंट यही देखना है x लेस देन और इक्वल्स टू x, कि इस इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे। अब हम ये किसके लिए देखना चाहते हैं, अगर हमने x की वैल्यू कहाँ पर फिक्स कर दी, xi से लेकर xi प्लस 1 तक। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इफ i इक्वल्स टू 1, फॉर i इक्वल्स टू अगर आपने 1 ले लिया तो उस केस में x1 से लेकर x1 से इक्वल हो सकती है या बड़ी हो सकती है वैल्यू x की, लेकिन स्मॉल x की, लेकिन ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, x2 से। तो अगर आप ये ले चुके हैं कि जो आपका x है वो x किस किस के बीच में है, x आपका x1 और x2 के बीच में है, x1 से बड़ी या इक्वल है x की वैल्यू और हमेशा छोटी है x2 से, मतलब x2 से आप x2 को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इस केस में हमारा जो ये इवेंट होगा x लेस देन x, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। जैसे मान लीजिए हम इसी एक्सपेरिमेंट को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ये x1 है और ये x2 है, तो x हमारा कैसा है, जो इस x1 से लेकर मतलब इस 0 को भी इंक्लूड कर सकता है लेकिन x2 को इंक्लूड नहीं कर सकता। 0 से लेकर 0.99 तक हम इस वैल्यू में हमने जब x लिया था, जब हमने इस CDF को प्लॉट किया था तो हमने ऐसी एक कंडीशन लिखी थी कि जब 0 से हमारा बड़ा हो x और छोटा हो 1 से, तो हमने देखा था कि इसके केस में जो आउटकम्स आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स इस इवेंट में s लेस देन और इक्वल टू x में, इसमें कौन कौन से आएंगे, 0 एंड सिर्फ एक ही आउटकम आएगा हमारा, कौन सा, 0, क्योंकि इक्वलिटी का साइन यहाँ पर हमने नहीं लगाया। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए अभी जब हमने देखा भी था तो हमने ये देखा कि x लेस देन x, इसमें कौन कौन से इवेंट आएंगे। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो हम ले रहे हैं वैल्यू, इसमें क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है। कौन सी केस कंडीशन है जिसके लिए x1 x2 x3 में से कौन सी चीज़ इस x से छोटी होगी, जहाँ पर x आपने क्या सेलेक्ट किया है, आपने ये रेंज सेलेक्ट किया है, तो इस रेंज में हो या इससे छोटी हो, इसकी क्या वैल्यू है। तो एक ही आपको आउटकम दिख रहा है सिर्फ, कौन सा, x1 जो इसमें आएगा। अगर आप x2 को भी इंक्लूड कर लेते इस रेंज में, x वाली रेंज में, तो फिर आपका ये x2 आउटकम भी आ जाता। तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि इसमें एक ही आउटकम कौन सा आएगा, सिर्फ x1। x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब अगर आप देखें तो x1 मतलब सिर्फ आपका आउटकम कौन सा आएगा, 0 आउटकम आएगा। तो इसलिए आपने जब इसकी प्रोबेबिलिटी देखी थी तो सिर्फ x1 की प्रोबेबिलिटी आपने कितनी ली, 1/4। आप इसको अगर एक्सटेंड करें, मान लीजिए हम लिखें कि फॉर i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 2 जब आपने लिया तो फिर उस केस में क्या है, हमारा x2 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए x, और हमारा x छोटा है किससे, x3 से। x2 और x3 के बीच में अगर आपने x लिया, ये x2 और x3 के बैच में अगर इस बीच में आपका x लाई कर रहा है, जो स्मॉल x है जिससे आप कंपेयर करने वाले हैं, इस x2 को इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन इस x3 को इंक्लूड नहीं कर रहा। 2 से पहले आपने देखा तो आपने ये देखा कि अगर इस यहाँ तक हम रेंज ले लें तो हम कहें कि इस रेंज में कौन कौन से x हैं जो या तो इस वैल्यू से छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे। तो x1 और x2 ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स आपने इंक्लूड कर लिए। तो आपने इस केस में लिखा था कि दिस इवेंट x लेस देन और इक्वल्स टू x, ये हमारे क्या क्या इंक्लूड करेगा, ये 0 भी इंक्लूड करेगा और 1 भी इंक्लूड करेगा। तो इसके कंडीशन हमारी 3 इवेंट्स थे, टेल टेल, टेल हेड एंड हेड टेल, और आपने इसके लिए प्रोबेबिलिटी देख ली थी, क्या वैल्यू आई थी, 3/4। तो इनको देखते हुए अब क्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अभी जो आपने लिखा, पहले आपने ये लिखा कि दिस इवेंट x लेस देन और इक्वल्स टू x, वी कैन राइट इट एज यूनियन फॉर ऑल xk लेस देन और इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू xk। पहली चीज़ तो हमने ये लिख ली
कि ये तो हमेशा ही हमारा वैलिड है कि x इक्वल्स टू एक्स के, जो भी हमने रैंडम वेरिएबल को वैल्यूज असाइन की हैं x के, वो सभी x के जो x से छोटी हैं वो इस इवेंट में आएंगी, बिल्कुल आएंगी, सभी x के जो x से छोटी हैं, तो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी ये कंडीशन। तो अब हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम देख रहे हैं किसके लिए, फॉर xi से हमारे x की वैल्यू xi प्लस 1 के बीच में हो। तो इसको हम अगर देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनियन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 1 to i, दिस x इज इक्वल्स टू एक्स के, जहां पर हम पहले ही क्या डिफाइन कर चुके हैं कि एक्स केज हमारे जो है वो क्या है, एक्स से छोटे हैं। तो अब यहां देखिए, इसको अगर हम इस जो गिवन हमारे पास CDF था उसमें अगर हम देखें कि ये चीज़ हमारी सेटिस्फाई हो रही नहीं, हम इसको यहीं पर बना लेते हैं फिर से CDF, आपको समझने में आसानी रहे थोड़ी। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ जाएंगे तो इसके बाद हम PDF स्टार्ट करेंगे, इजीली आपको वो सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ये हमारा fx ऑफ x है, x के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है 1/4, 3/4 एंड 1, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं हमारे 1 एंड 2 के पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपने यहाँ से देखा था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते, अगर हम लिखते फॉर xi, मतलब अगर हम x1 से x की वैल्यू अगर हमने फिक्स कर दी थी x2 के बीच में, तो उस केस में जो हमारा इवेंट था x लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू x, इस इवेंट में क्या क्या चीज़ें आई थी हमारे पास। इस केस में x1 से x2 के बीच में जब हमने लिया था तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही इवेंट आया था x1। अगर यही चीज़ इस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करना चाहते, इस जो रिजल्ट हमने लिखा है इससे अगर हम कैलकुलेट करना चाहते, तो हमें यूनियन लेना था। यूनियन लेना है किसका, xk की वैल्यू k इज इक्वल्स टू 1 से पुट करना शुरू कीजिए और कहाँ तक लीजिए, i तक। ये i आपने यहाँ पर क्या ले रखा है, 1 तक लिया है, तो ये 1 से 1 तक ही आपको लेना है। मतलब इसमें अब यहाँ पर k की वैल्यू 1 से i तक आप वेरी कर सकते थे और i की वैल्यू आपने क्या पुट की है, यहाँ पर 1 पुट की है। तो 1 से 1 पुट करेंगे मतलब यूनियन में सिर्फ एक ही आपका एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू x1। तो इसलिए अगर हम देखते हैं यहाँ से भी, तो इसके लिए यहाँ से भी जो रिजल्ट आता वो यही आता कि इवेंट x लेस देन इक्वल्स टू x में हमारा कौन सा एलिमेंट होगा, सिर्फ x1 होगा। मतलब x1 के करस्पॉन्डिंग जो जो हमारे थे हेड टेल और टेल वन, मतलब जो जीरो था, जो टेल टेल की कंडीशन थी, वो बस यहाँ पर आता। वही चीज़ यहाँ से भी मिली है आपको। अभी जैसे आपने सेकंड कंडीशन देखी, इसको फिर से वेरीफाई कर लीजिए, यहाँ से तो क्लियर हो जाएगी चीज़। ये देखिए अभी आपने क्या लिखा, अभी आपने ये देखा कि अगर हम i की वैल्यू 2 पुट कर दें तो x2 से x3 के बीच के लिए अगर हम x को लेकर के देखें कि हमारी x लेस देन इक्वल्स टू x इवेंट में क्या क्या आएंगे, तो अगर हमने वहाँ से देखा था हमने ये देखा था कि जब x2 से x की वैल्यू x3 के बीच है, x3 से छोटी है लेकिन, तो उस केस में हमने देखा था कि जो इवेंट है x लेस देन और इक्वल्स टू x, इस इवेंट में हमारे पास जो वहाँ से आउटकम्स हैं वो आउटकम्स क्या थे हमारे, 0 एंड 1 थे। मतलब क्या, रैंडम जो नंबर आपने असाइन किया है रियल नंबर, दैट इज x1 और x2, ये दो चीज़ें आ रही थी। अगर इस रिजल्ट को यूज़ करते तो इस रिजल्ट से भी क्या आती इसकी वैल्यू, x लेस देन x की वैल्यू। इस इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते, अब आपने i की वैल्यू को क्या पुट किया है, यहाँ पर आपने i की वैल्यू को पुट किया 2, तभी ये चीज़ मिल रही है आपको। अगर आप यहाँ i की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, k इज इक्वल्स टू 1 to 2, x इज इक्वल्स टू x के। मतलब यहाँ पर क्या टर्म्स आएंगे आपके, कौन कौन से टर्म्स आएंगे, x इक्वल्स टू x1, ये एक टर्म, और इसके साथ फिर यूनियन x इक्वल्स टू x2। तो इसलिए अगर आप देखें इन दोनों का जो सेट आएगा यूनियन सेट, वो इसमें क्या आ गई वैल्यू, x1 एंड x2 आ गई। तो ये रिजल्ट मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपको समझना चाहिए, बस इतना ये आपको समझना है कि ये जो चीज़ हमने लिखी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो समझ में आ जाएगी हमने ऐसा क्यों लिखा है। हमने पहली ये कंडीशन लिखी कि x लेस देन इक्वल्स टू x, इसको हम लिख सकते हैं इस इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे। तो जितने भी रैंडम वैल्यू हमने जो वैल्यूज असाइन की हैं x1 x2 x3, उसमें से जितने भी x1 x2 x3 ऐसे हैं जो x के से छोटे हैं, तो वो सभी x के जो हम मतलब x से छोटे हैं, तो वो सभी x के लिए आप ये लिखेंगे और ये सभी हमारे आउटकम्स आएंगे इस इवेंट x लेस देन इक्वल्स टू x में। फिर इसी चीज़ को अगर हमने लिख लिया k की वैल्यू 1 to i x ऑफ x के, तो भी ये सेटिस्फाई करेगा इस रीज़न के लिए। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि जो हमने कल CDFs ड्रॉ किए थे उन CDFs को हम देख लेते हैं एक बार, और हम फिर यहाँ से अब नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे, दैट इज डेंसिटी फंक्शंस। कुछ मार्कर्स जल्दी छूटते नहीं हैं।
तो आपको बस इवेंट समझना है कि इवेंट कब सक्सेसफुल होगा, उसमें कौन कौन से हमारे आउटकम्स आएंगे, तो हम कहेंगे कि वो इवेंट हमारा सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक, तो देखिए वहाँ हम उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले अभी जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये ऐसे ऑन कर देना। एक एग्जाम्पल हम अगर लें, मान लीजिए, क्योंकि जब अगर मैं स्टूडेंट था तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या एक्चुअल प्रोसीजर होना चाहिए। जैसे इजी एग्जाम्पल बिल्कुल हम लेकर देख रहे हैं कि अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल numbers satisfy a set of non-negative real numbers satisfy probability of x equals to xi is equals to pi and summation for I is equals to 1 to infinity pi is equals to 1. Plot द CDF। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बताया गया, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये दे दिया गया कि जो रैंडम वेरिएबल हम असाइन कर रहे हैं वो सभी इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। रैंडम वेरिएबल इसलिए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, मतलब कि आपके रियल नंबर्स हैं, उसमें से पर्टिकुलरली हमने नॉन नेगेटिव ही रियल नंबर असाइन किए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू xi, इसको हमने क्या नाम दिया, pi नाम दिया, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये आपका कैसा फंक्शन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अदरवाइज ये वैल्यू क्या होती, 0 होती। और इन सभी pi के लिए x इक्वल्स टू pi के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये वैल्यू सभी का जो सम गिवन है आपको, ये सभी का सम कितना गिवन है, 1 गिवन है। तो अगर इसके लिए आपको CDF प्लॉट करना है तो देखिए इसमें फिर से अगर हम ये डिफाइन कर दें कि हमें CDF देखना है, मतलब fx ऑफ x देखना है, मतलब हर बार हमें क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ओनली x इज लेस देन इक्वल्स टू x। तो इसलिए हम इसकी इतनी बात कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ ये इवेंट समझ में आ रहा है तो फिर कुछ नहीं है, फिर इसके बाद कोई चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ इस इवेंट में देखना क्या आउटकम्स आ रहे हैं। तो अगर हम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नोन चीज़ नहीं है, जैसे हमारे पास लास्ट केस में क्या था कि 3 ही रैंडम वेरिएबल को आप नंबर असाइन कर रहे थे, 0, 1 या 2, तो उसके लिए हमने अलग अलग रेंज लेकर देख लिया। एक बार ले लिया हमने x लेस देन 0, फिर हमने ले लिया 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी, फिर हमने ले लिया 1, 1 से बड़ी और 2 से छोटी, फिर हमने ले लिया 2 से बड़ी, तो हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा अगर कुछ डिफाइन नहीं है कि कितने नंबर्स हैं, आपको सिर्फ बता दिया गया कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, तो उस केस में हम CDF कैसे प्लॉट करेंगे। तो वहाँ पर हमें यही चीज़ यूज़ करनी है जो अभी हमने देखा कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम इवेंट लिख रहे हैं, इवेंट x लेस देन और इक्वल्स टू x, इस इवेंट में जो आउटकम्स होंगे वो एक्चुअली ये क्या होगा, इवेंट यूनियन होगा फॉर ऑल x के लेस देन और इक्वल्स टू x, विच वैल्यू फॉर विच x इज इक्वल्स टू x के, जितने भी x के वैल्यूज हैं, x1 x2 x3, स्मॉल x1 x2 x3 रैंडम वेरिएबल की जो सभी x से छोटी हैं उन सभी का यूनियन आएगा, क्योंकि वही इवेंट हमें बताना है जिसके लिए x की वैल्यू क्या हो, स्मॉल x से छोटी हो। और फिर इसको हमने लिखा कि अगर हम किसके लिए देख रहे हैं, हम अगर ये देख रहे हैं फॉर, अगेन वी आर टेकिंग फॉर xi टू नॉट इक्वालिटी, यहाँ पर क्या साइन है आपका, सिर्फ लेस देन का साइन है, x ऑफ i प्लस 1। हमें नहीं पता कि कितने रैंडम हमने x1 x2 x3 के टर्म्स में कितनी वैल्यूज असाइन की, हमें नहीं पता। तो हम किसी भी दो जो हमने वैल्यूज असाइन की हैं, x1 x2 या x2 x3, किसी भी दो के बीच में अगर हम x की वैल्यू को रखकर उसके लिए अगर हम इस इवेंट को देखें, तो अभी हमने देखा कि इस इवेंट को या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं यूनियन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 1 टू i एंड x इक्वल्स टू xk, या ऐसा लिख सकते हैं हम। तो अब अगर हमने इसको ऐसा डिफाइन कर लिया तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अगर आपने इस तरह प्रोबेबिलिटी यूज़ की, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू x, तो अब ये चीज़, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर जो यूनियंस आपने ले रखे हैं वो सभी कैसे हैं, बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। x1 x2 x3 आपके इंटरवल्स को अगर रिप्रेजेंट करती है, तो कोई चीज़ अगर x1 इंटरवल में है तो वो x2 में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा उन सब के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप लिखें तो क्या हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी, समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 1 टू i प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, pi, क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर आप xi इवेंट लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, pi है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये आपने लिख दिया pk।
तो x के इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी को हमने क्या लिख दिया pk, और k की वैल्यू को वेरी करेंगे आप 1 to i, तो आपको ओवरऑल आपको वैल्यू मिलती जाएगी प्रोबेबिलिटी की। तो ये हमारा आ गया एक जनरल एक्सप्रेशन किसी भी डिस्क्रीट टाइम रैंडम वेरिएबल के लिए, जो हमारा ये एक्सप्रेशन वर्क करेगा। मतलब ये जो प्रोसेस देख रहे हैं हम, अगर आप ये लिखना समझ रहे हैं, इन दोनों का मीनिंग समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप किसी भी टाइप के डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डील कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका, अगर हम CDF प्लॉट करते तो इसका CDF कैसा बनता। अगर आप यहाँ से इसके CDF को देख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में fx ऑफ x, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स असाइन किए, मान लेते हैं हम ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 अप टू ये हमारे पास इस टाइप की वैल्यूज है। हमें नहीं पता कि कितनी हमने वैल्यूज नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज असाइन की है। तो अगर हम देखें इसी एक्सप्रेशन से, अगर हम k की वैल्यू, अगर हम क्या देखना है हमें, x इज इक्वल्स टू x के, k इज इक्वल्स टू 1 to i लेना है। तो अगर हम किसके बीच में देखना चाहते हैं, अगर हम 1 से पहले देखना चाहते हैं, मतलब अगर हम क्या ले रहे हैं कि इफ x इज लेस देन x1, अगर x1 से भी छोटा होगा तो हम जानते हैं कि कोई भी इवेंट इंक्लूड नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर x1 से छोटा हम ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 0 है। लेकिन जैसे ही हम x1 को इंक्लूड करेंगे और अगर हम कह दें कि x की वैल्यू हमारी x1 से लेकर x2 के बीच में, तो आपने इस केस में i की वैल्यू को कितना सेलेक्ट किया, 1 सेलेक्ट किया। i से लेकर i प्लस 1, तो ये i की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर i की वैल्यू 1 है, आपने इस एक्सप्रेशन में पुट किया, तो 1 से 1 मतलब एक ही टर्म आएगा जो किसके बराबर होगा, x इज इक्वल्स टू एक्स के, k की जगह आपने पुट किया 1, तो आपको क्या मिला, x1 मिला। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी होगी x1 की, उसके बराबर आपको यहाँ पर जंप मिलेगा। और ये आपको बताया गया है कि जो xi की प्रोबेबिलिटी है वो pi है। तो आप कह सकते हैं कि ये जंप कितने का है, p1 जंप है। ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, x1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसके बराबर यहाँ पर आपको जंप डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी। फिर इसके बाद से, क्योंकि आपने ये जो इंटरवल डिफाइन कर दिया, इस पूरे इंटरवल में अगर हम देख रहे हैं तो यही प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं कि अगर आप x की वैल्यू देख रहे हैं तो k की वैल्यू को 1 से i तक बढ़ाइए। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। अगर हम k की वैल्यू को, अगर हमने 1 लिया तो हमने लिया p1, ये हमें 1 पर एक जंप मिला p1। फिर अगर आप 1 से 2 तक रहेंगे तो यही वैल्यू आपकी रिपीट होगी, ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। जैसे ही 2 का पॉइंट इंक्लूड होगा, मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी किसके लिए देखेंगे, जब x आप जो ले रहे हैं अगर ये x2 से x3 के बीच हो, तो अब यहाँ पर i की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो मतलब यहाँ से 1 और 2 दो नंबर्स आपको लेने हैं, मतलब x1 प्लस x2 दोनों की प्रोबेबिलिटीज आपको लेनी है। तो x1 की प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी ले चुके हैं और x2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ ऐड हो जाएगी। तो ये आपका जो जंप है, ये जंप किसके बराबर होगा, p2 के बराबर होगा। और टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, p1 प्लस p2 के बराबर होगी। ये समझ रहे, सिंपली हम स्टेप फंक्शंस जो आते जा रहे हैं उनको हम एड अप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये CDF मिलेगा। अगर मान लीजिए हमने ये दिखा दिया और फाइनली इस CDF की वैल्यू क्या होगी, अगर ये CDF है तो फाइनली ये किस वैल्यू तक पहुंचेगा, ये 1 तक पहुंचेगा। तो ये आपने जो ड्रॉ किया, अगर हम कहें कि ये हमारे पास कहीं यहाँ पर, अगर हम कहें कि ठीक है आप समझ जाइएगा, बस इसको हम नहीं लिखते, कि कोई भी अगर हम xi शो करते, सपोज हम इसी को मान लेते हैं कि ये हमारा xi है, तो xi पॉइंट पर ये जो हमारा जंप है, ये जो जंप है, इस जंप की जो हाइट होगी वो हाइट प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी, जो इस xi की प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये जंप pi के बराबर आपको मिलेगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसको फिर से बस एक बार देख लीजिए। बस आप ये चीज़ अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो इसको आप याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद रखना पड़े। ये रिलेशन आपको समझना है, इस इवेंट में वो सभी आउटकम्स आएंगे जिनके लिए आपने जो रियल नंबर असाइन किया है, चाहे वो x1 x2 x3 जो भी आप ले रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर x से छोटी है। तो इसलिए अगर हमने कहा कि रियल वैल्यू अगर हम असाइन कर रहे हैं x के, तो जितने भी x के x से छोटे हैं वो सभी इस इवेंट में आएंगे। और कितने x के x से छोटे हैं, अगर हम देखें इंटरवल अगर हम जो लेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमारी डिपेंड करती है किस पर, x पर। तो अगर आप x की वैल्यू x1 से x2 लेंगे तो आपको सिर्फ 1 वाला लेना है। अगर x2 से x3 लेंगे तो 1 और 2 दोनों आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि i की वैल्यू 2 हो गई तो 1 से 2 तक इसमें आपको पुट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपने इसका ये CDF ड्रॉ कर लिया। तो ये फिर से आपको CDF कैसा दिख रहा है, जंप डिस्कंटिन्यूटीज है, मतलब ये आपका फिर से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF है, ठीक है। आगे हम और इसको डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल, क्योंकि बार बार मैं बस ये चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस में जो भी वर्डिंग्स हैं उसको थोड़ी देर, आप हर क्वेश्चन को, जो भी नया क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसकी वर्डिंग्स को थोड़ी देर पढ़ें, उसको समझें। जैसे मान लीजिए एक नया क्वेश्चन अगर हम ले लें, इसमें भी आप वर्डिंग्स को थोड़ा पॉज करके आप पहले देखिएगा कि क्या आप समझ पा रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। ईजी एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल ईजी हैं, लेकिन आप वो सोच पा रहे हैं नहीं, वो इंपॉर्टेंट है।
तो जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं हम, आपको CDF प्लॉट करना है। गिवन है आपको कि अ रैंडम वेरिएबल x इज सच दैट इस x ऑफ जीटा, इसकी जो वैल्यू है x ऑफ जीटा की, ये वैल्यू हमारी 1 है फॉर ऑल जीटा एलिमेंट ऑफ एनी सेट A, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज एनीथिंग, आप मान लीजिए हमने लिख दिया P। तो पूछा गया आपसे एंड, इसके साथ और लिखा हुआ है एंड x ऑफ जीटा, मतलब आप सिंपली इसको x समझ सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। प्लॉट CDF। ठीक है, तो पॉज करके आपने देख लिया होगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है। तो इसमें हमसे ये बोला गया कि रैंडम वेरिएबल x ऐसा है जिसमें यहाँ पर कितने भी आउटकम्स अगर एक्सपेरिमेंट में आ रहे हों, ये जीटा 1, जीटा 2, जीटा 3, ऐसे जितने भी आउटकम्स आ रहे होंगे, इन सभी मान लीजिए हमने मान लिया n आउटकम्स आ रहे हैं, तो इन सब के लिए जो रियल नंबर असाइन किया जा रहा है वो 2 ही रियल नंबर है, या तो वो 0 है या तो वो 1 है। अगर मान लीजिए कि हम एक सेट डिफाइन करें A, जिस सेट में हमारे आउटकम्स क्या हैं, जीटा 2 है, जीटा 3 है और जीटा 7 है। अगर मान लीजिए हमने ऐसा कोई एक सेट डिफाइन कर दिया, तो इसमें से जब जीटा 2 आएगा या जीटा 3 आएगा या जीटा अगर हम कहें कि 7 आएगा, तो ये जीटा 3, जीटा 2 और जीटा 7 के लिए 1 जनरेट करेगा, और उसके अलावा जितने भी बाकी जीटाज हैं उन सभी जीटा के लिए क्या वैल्यू जनरेट होगी, उन सभी जीटा के लिए हमारी वैल्यू 0 जनरेट होती रहेगी। ठीक है, जितने भी बाकी जीटाज हैं सबके लिए हमारा रैंडम वेरिएबल रियल वैल्यू लेगा 0, और जब ये जीटा 2, जीटा 3, जीटा 4 या जो भी आपने वैल्यू ली है, इन तीनों में से कोई एक अगर आउटकम है तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल क्या लेगी वैल्यू, रियल वैल्यू 1 आप असाइन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको CDF ड्रॉ करना है, बिल्कुल आप अगर इतनी चीज़ समझ गए तो यहाँ से आपने CDF इसका सिंपली ड्रॉ कर लिया कि आपने लिखा CDF दैट इज fx ऑफ x हमें ड्रॉ करना है, दैट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x लेस देन और इक्वल्स टू x। अब हमें इसका अगर प्लॉट करना है, कहाँ से कहाँ तक के लिए करना है, फॉर -∞ टू +∞, ये आपको प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें डिफाइन करें फॉर, क्योंकि आपको रैंडम वेरिएबल में क्या दिख रहे हैं, 2 ही वैल्यूज दिख रही हैं, तो अगर 2 ही वैल्यूज दिख रही हैं तो अगर हम एक कंसीडर करें केस 1, ठीक है, सबसे पहला केस क्या, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी छोटा आप x ले लीजिए। अगर आपने क्या डिफाइन कर दिया, x इज लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है और यहाँ पर आपको पता है कि रैंडम वेरिएबल x में 2 वैल्यूज हैं 0 एंड 1, अगर आप इसको कहें ये आपका ये वैल्यू है आपकी x1 और ये वैल्यू क्या हमारी x2 है, तो अब अगर हम देखें कि अगर x 0 से छोटा है तो उस केस में ये जो इवेंट होगा, बार बार हम फिर से आ जाते हैं इसी चीज़ पर, तो देखिए x लेस देन और इक्वल्स टू x। अब इस कंडीशन में इस इवेंट में क्या कोई आउटकम आएगा, आप देख रहे हैं कि अगर 0 से छोटा है x, मतलब ये रिलेशन तब सेटिस्फाई होती जब इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होती, -1, -2, -3 या फिर 0 से छोटी कोई भी वैल्यू। लेकिन आप वैल्यू या तो 0 ले रहे हैं या उससे बड़ी वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो इसमें से कोई भी इवेंट नहीं आएगा, तो क्या आ गया आपका, ये आ गया नल सेट। मतलब इसके लिए अगर आप प्रोबेबिलिटी देखते, जिसको आप fx ऑफ x नाम देते, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती, 0 आ जाती। ठीक है, केस 2 लिया आपने, जब आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 भी हो सकती है, यहाँ पर 0 आपने एक्सक्लूड कर दिया था, अगर यहाँ 0 को भी आपने इंक्लूड कर लिया, तो 0 से 1 तक अगर आपने x को फिक्स कर दिया, मतलब 1 नहीं होगा, 1 से बड़ी वैल्यू भी कभी नहीं होगी x की, तो उस केस में अब अगर आप इस इवेंट को देख रहे हैं s लेस देन और इक्वल्स टू x, तो इस केस में इस इवेंट में कौन से एलिमेंट्स होंगे। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि या तो आप इसको ऐसे देखें कि आप लिख रहे हैं कि x, अगर हमारा fx ऑफ x क्या है, ये प्रोबेबिलिटी हमारी 0, ठीक है, 0 से 1 आप ले रहे हैं x की वैल्यू, तो अगर मान लीजिए कि ये क्या हमारी फिर से वैल्यू है, तो 0 है, या 0.1 से लेकर 0.99 तक कोई भी वैल्यू है, अगर आप 0 लेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू ऑफ x के लिए। अगर आप 1 ले लेंगे दूसरी वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही आउटकम क्या आया, इस केस में आपका एक ही आउटकम आया 0, जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, x1 से रिप्रेजेंट किया है। x1 आपका ये आ रहा है यहाँ पर, या फिर अगर आप देखें तो ये x1 क्या है, ये जो आप 0 असाइन कर रहे हैं वो रैंडम वेरिएबल वैल्यू 0 कब लेता है, जब
जो हमारे एक्स ऑफ जीटा जो भी जीटा है हमारा, अगर वो ए का एलिमेंट होता तब तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होती 1। अगर वो जीटा, अगर एक्स ऑफ जीटा 0 है, इसका मतलब जो आउटकम्स रहे होंगे जिसके लिए आप रियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आउटकम्स आउट ऑफ द सेट ए रहे होंगे। अगर वो ए सेट के एलिमेंट्स होते, उनके आउटकम्स के लिए तो हम असाइन करते 1। अगर हमने असाइन किया है वैल्यू 0, मतलब आप कह सकते हैं ये जो इवेंट है, दिस इवेंट मे बी टर्म्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। ए नहीं हुआ इसलिए असाइन की गई वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब ये इवेंट क्या आपका एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू x, देन इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। और a कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, अगर a की प्रोबेबिलिटी आपको p गिवन है तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस p होगी। तो जब तक 0 और 1 के बीच में x है तब तक हमारे रैंडम जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब CDF की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 1 माइनस p आएगी। और अगर यहीं पर आपने केस 3 ले लिया, अब देखिए इतनी बार हम रिपीटिशन ले रहे हैं कि अगर एक दो बार में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहा हो या समझ में नहीं आया हो, तो बार बार जब वही चीज़ करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। तो थोड़ा सा आपको अंदर से ये नहीं सोचना कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, कि ये चीज़ें थोड़ी एडवांस हो रही हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अंदर से स्ट्रांग रहेंगे तो सभी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएंगी। तो अगर हम केस 3 देखें कि अगर हमने अब x की वैल्यू को, जो पहले 1 को टच नहीं कर रही थी, अब अगर हमने 1 से अगर बड़ी मान ली या 1 के इक्वल मान ली, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, अगर हम 1 के बाद भी कोई वैल्यू होती तो हम ऐसे लिखते 1 से 2 के बीच में, लेकिन क्योंकि 1 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो हम सिंपली उसको ऐसे लिख लेते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब इस कंडीशन में ये जो इवेंट है दैट इज x लेस देन और इक्वल्स टू x, अब इस इवेंट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, x हमारा 1 भी हो सकता है या 1 से बड़ी वैल्यू हो सकता है, मतलब 1 से छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर ये x हम x जिससे कंपेयर करें, अगर वो चीज़ 1 ही होगी, मान लीजिए मिनिमम वो चीज़ 1 है, तो आप लिख सकते हैं अगर हम x की जगह 0 लेंगे तो वो भी 0 हमारा छोटा होगा 1 से, और 1 लेंगे तो वो भी हमारा इक्वल हो जाएगा इस 1 से, मतलब ये दोनों ही एलिमेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, इस केस में आपके पास कंडीशन आ जाएगी या तो 0 आ जाए या तो 1 आ जाए, मतलब या तो x1 आ जाए या तो x2 आ जाए। मतलब आपने पूरा सैंपल स्पेस ले लिया, तो पूरा अगर सैंपल स्पेस ले लिया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मतलब अगर आप इसको देखें तो ये आपके सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट इज इवेंट लेस देन और इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो ये जो एग्जाम्पल था ये बिल्कुल भी कोई नया एग्जाम्पल नहीं था। ये कौन सा एग्जाम्पल था, जो एक सिंपल आपने हेड और टेल के लिए टॉस किया, उसमें अगर हेड की प्रोबेबिलिटी आपने ले ली p और q ले ली आपने प्रोबेबिलिटी टेल की, तो उसके लिए जैसा आपका CDF बना था बिल्कुल वैसा ही CDF ये यहाँ से भी बनने वाला है। मतलब अगर आप देखें तो 0 से कम x के वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी 0, जैसे ही 0 को हमने टच किया तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 माइनस p, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, q लिखा था हमने प्रीवियस केस में। और फिर जैसे ही हम ये वैल्यू 1 को टच कर लेगा ये x की वैल्यू, तो ये यहाँ पर एक और जंप आएगा, इस जंप की जो वैल्यू होगी वो p के बराबर होगी, इसलिए टोटल वैल्यू p प्लस q, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। और आपने यही शो किया है, इसके बाद ये हमारा ऐसा हो जाएगा ग्राफ। तो ये आपका क्या है इसके केस में, f(x) ऑफ x है, ठीक है। तो अभी भी हमने PDF अभी तक शुरू नहीं किया है, सिर्फ हम CDF देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब ये जितने भी हमने CDF देखे, हमें सबसे चीज़ ये पता चली कि जब भी हमें CDF डिफाइन करना है तो हमें ये इवेंट डिफाइन करना है कि इस इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं। और जब वो पता चल जाएगा तो उनके, क्योंकि हमें आउटकम के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी पता है, तो इसलिए हम पूरी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम डिफाइन करें यहाँ पर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आप कहते हैं अ रैंडम वेरिएबल इज said to be continuous if its CDF is a continuous function। अगर इसका CDF कैसा हो, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो, हमने लेफ्ट से कंटिन्यूटी, राइट से कंटिन्यूटी, कुछ भी हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हमने सिर्फ ये लिख दिया कि रैंडम वेरिएबल को अगर हमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहना है तो उसके केस में हमारा जो CDF होना चाहिए रैंडम वेरिएबल का, वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस थ्रू आउट, एक हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए जिसमें कोई भी जंप डिसकंटिन्यूटी या किसी भी तरह की डिसकंटिन्यूटी हमें ना मिले। तो ये आपने डिफाइन किया कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसके केस में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हमने कि अगर हम प्रोबेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की जाते हैं कि x इक्वल्स टू xi, तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा, क्योंकि ये किसके बराबर होती, f(x) ऑफ xi माइनस f(x) ऑफ xi माइनस, तो इसलिए ये वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी अगर हमारा वेरिएबल कैसा है, कंटिन्यूअस है। और सेकंड अगर आप यहीं पर लिखते हैं दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल,
तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब अ रैंडम वेरिएबल इज said to be discrete if its distribution function or its CDF is constant everywhere except some finite jump discontinuities. तो CDF अगर हम देखेंगे किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का तो वो हमें क्या दिखना चाहिए, जैसे हम यहां देख रहे हैं CDF या तो हमें दिखना चाहिए कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, या फिर हमें दिखना चाहिए कि उसमें कुछ जंप डिस्कंटिन्यूटीज हो सकती हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट जंप डिस्कंटिन्यूटीज। ठीक है, तो ये हमारा जब भी ऐसा शेप दिखेगा CDF का तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप याद करें टेलीफोन कॉल का जो आपने एग्जांपल लिया था तो उसके केस में जो आपका CDF प्लॉट किया था आपने, वो कैसा CDF था, वो CDF ऐसा था 0 से 1 के बीच में लीनियरली इंक्रीज हुआ और उसके बाद 1 पर कांस्टेंट हो गया, ये ऐसा CDF था। तो इस CDF में आपको दिख रहा है कहीं पर भी कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है। अगर आप 0 के जस्ट पहले देखेंगे तो वैल्यू 0 और 0 के जस्ट बाद में भी वैल्यू 0, 1 से जस्ट पहले वैल्यू देखेंगे तो भी ऑलमोस्ट 1, 1 के जस्ट बाद में भी वैल्यू देखेंगे ऑलमोस्ट 1। तो ये हमारा हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का CDF आएगा वो कैसा होगा, उसमें कुछ जंप डिस्कंटिन्यूटीज हो सकती हैं, या फिर वो CDF कैसा होगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा। तो अब इसको लेकर हम डिफाइन करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अब हम डेंसिटी फंक्शंस देखते हैं आज के लेक्चर में, उसको हम बस इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसमें डिफरेंट स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल्स के केस में उन डेंसिटी फंक्शंस को हम प्लॉट करना देखेंगे। किसी भी तरह का एग्जाम्पल आए उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपको बहुत अच्छा कमांड रखना है कि जो इवेंट आप लेते हैं x लेस देन x, उस इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स आ रहे हैं उसको देखना, वो थोड़ा हमारे लिए वो ज़रूरी है। तो जैसे इन क्वेश्चंस में अगर सोच लिया हो कि कैसे ये क्वेश्चंस करेंगे, जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो मतलब आपकी थिंकिंग अच्छी है, फिर आप बहुत ही अच्छे यहाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं भी क्लिक हुआ हो तो धीरे धीरे हम देखेंगे क्वेश्चंस वाइज क्वेश्चन जैसे जैसे हम लेते जाएंगे कॉन्सेप्ट हमारे डेवलप होंगे। तो अगर हम डिफाइन करें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, PDF रिप्रेजेंटेशन देखिए अलग अलग लिया जाता है। स्मॉल x ऑफ x, fx ऑफ x, डेंसिटी है तो कभी कभी रो x ऑफ x के फॉर्म में भी दिख सकती है चीज़, px ऑफ x भी दिख सकता है, सिंपली p ऑफ x भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जब भी आपको डेंसिटी फंक्शन नाम से गिवन है तो या प्रोबेबिलिटी फंक्शन के भी नाम से गिवन है तो भी आप यही समझेंगे डेंसिटी फंक्शन ही आपको गिवन है। तो अगर इसको हम देखें तो इट इज PDF is defined in terms of CDF as, देखिए अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कैसे डिफाइन करते हैं, आगे हम देखेंगे कि क्यों हमने इसको डेंसिटी फंक्शन नाम दिया, या आप उसका इन्वर्स भी ले सकते थे कि पहले हमने डेंसिटी फंक्शन ही अगर हम डिफाइन करते, ऐसा भी पॉसिबिलिटी थी, उसके बाद भी हम CDF तक आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ CDF अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो fx ऑफ x इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ CDF as d by dx ऑफ CDF fx ऑफ x। अगर हम जनरल, ये तो हमने लिख दिया कि सिर्फ डिफरेंशिएशन अगर हम कर दें जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें CDF से PDF मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएशन को देखें, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ t, अगर हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं लेट इट इज 2t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, d by dt ऑफ ft, ये वैल्यू किसके बराबर होती, 2 के बराबर होती। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। और क्या हमें पता है कि ये जो डिफरेंशिएशन हम डिफाइन करते हैं वो लिमिट एज अ सम के फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं हम, अगर हम यहाँ पर ले लें दैट इज लिमिट del t टेंड्स टू 0, अगर हम ले लें del t टेंड्स टू 0 f ऑफ t प्लस del t एंड प्लस माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाई del t।
आपने पढ़ा होगा कि यही बेसिक डेफिनेशन है जब हम डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिमिट, तो डेल टी टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ डेल टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी। जैसे मान लीजिए ये अगर आपका एफ टी फंक्शन है, यहाँ टी है तो यहाँ 2t लिखा हुआ है आपने, अगर यहाँ पर t को रिप्लेस करेंगे t प्लस डेल टी से तो यहाँ भी 2 इंटू टी प्लस डेल टी हो जाएगी। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू को देखना चाहते तो हम लिखते लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टी प्लस डेल टी का मतलब 2 इंटू टी प्लस डेल टी और माइनस एफ ऑफ टी का मतलब 2t डिवाइडेड बाई डेल टी। यहाँ से अगर आप देखें तो 2 इंटू टी माइनस 2t ये वैल्यूज कैंसल्ड और ये 2 इंटू डेल टी, ये फाइनली जो वैल्यू बची वो क्या मिली आपको, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो 2 डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी। मतलब ये वैल्यूज कैंसिल होकर क्या हो जाएगी, वैल्यू ये 2 आ जाएगी। जैसी वैल्यू आपको दिख रहा है कहाँ से मिल रही है आपको, ये मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा बाय डेफिनेशन आप डिफरेंशिएशन को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अगर अभी हमने कहा कि जो पीडीएफ है इट इज स्मॉल एफ ओनली, ये हमारा पीडीएफ अगर हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इट इज स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए पीडीएफ है जो किसका फंक्शन है, रियल जो आप वैल्यूज ले रहे हैं उस रियल एक्सिस के फॉर्म में, उसको हम रियल एक्सिस को हम यहाँ पर वेरिएबल लेकर उसके फॉर्म में हम उसके फंक्शन के फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सी डी एफ का क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो अगर ये डिफरेंशिएशन है तो इस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, इट इज, इसको हम फिर से लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हम फिर से एफ एक्स ऑफ एक्स की ही वैल्यू लिख रहे हैं, दैट इज इसको बस हमने अगर डिफाइन कर दिया तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये क्या हमारा पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अब अगर हम इन दो टर्म्स को देखें तो हमने ये लिया है कि अगर हम x, ये जो वैल्यू हमारी अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो हमारा हमेशा कैसा होगा, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा। क्योंकि हम कहें कि ये जो हमारा एफ एक्स ऑफ एक्स है ये सी डी एफ, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, मतलब स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो कोई चीज़ अगर डिक्रीज नहीं हो रही थी तो अगर वो कांस्टेंट होगी या तो वो इंक्रीज होगी। नॉन डिक्रीजिंग है मतलब या तो कांस्टेंट होगी या इंक्रीज होगी। अगर कांस्टेंट होगी तो स्लोप की वैल्यू जीरो और अगर इंक्रीज हो रही होगी तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसलिए जो इसका रिजल्ट आएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको आपने इस फॉर्म में भी लिख लिया, तो ये चीज़ हमेशा ही हमें क्या मिलेगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। मतलब पहली प्रॉपर्टी आप एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेफिनेशन हो गई, इट इज डेफिनेशन, और यहाँ से एक प्रॉपर्टी आ गई कि एफ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ही जीरो होगी, उससे कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकती है वैल्यू। दो चीज़ समझ रहे हैं। अब जैसे अगर हम लिखते कि जैसे मान लीजिए स्टेप और इम्पल्स के बीच का रिलेशन आपको पता है कि डेल टी, अगर आप यू टी को डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी टी ऑफ स्टेप फंक्शन यू टी, तो ये क्या वैल्यू मिलती है आपको, डेल टी मिलती है। तो अगर आप यहाँ से डेल टी के टर्म्स में अगर यू टी को डिफाइन करना चाहते हैं तो यू टी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, यू टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल ऑफ टाउ डी टाउ। ऐसा देखा आपने रिलेशन। तो अगर एक तरफ डिफरेंशिएशन है उसको हटाएंगे तो दूसरी तरफ हमें उसका रनिंग इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्रेजेंट टाइम टी, जहां पर आप इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं। तो इसलिए अगर हमने लिखा है कि एफ एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ऑफ एक्स कैपिटल एक्स यहाँ पर, तो इस रिलेशन से ही हम क्या लिख सकते थे, और सेकेंड जो चीज़ हम लिख सकते थे कि अगर हम एफ एक्स ऑफ एक्स मतलब सी डी एफ की वैल्यू देखेंगे तो ये सी डी एफ की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स। ये जो भी वैल्यू हम जहाँ तक देख रहे हैं वहीं तक हमें क्या लेना है, रनिंग इंटीग्रेशन इसका लेना है, और इसके साथ क्या आएगी वैल्यू, दैट इज स्मॉल एफ एक्स ऑफ, इसको हम लिख लें अगर टाउ डी टाउ। ठीक है, यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसके लिमिट्स हम एक्स के टर्म्स में पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी ये आ गई। अब अगर हम फिर से देखें कि अगर हम इस पीडीएफ को देखें फॉर कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, किसका नेचर कैसा होगा, तो अगर आप लिखें तो फॉर दिस पीडीएफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था तो उसका सीडीएफ कैसा था, कंटिन्यूअस फंक्शन था। तो हम कह रहे हैं उसका जो पीडीएफ होगा वो भी हमेशा कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और अगर आप लिखें पीडीएफ ऑफ
a discrete random variable is PDF of a discrete random variable can generally have the general expression कि हम उस केस में ये जो हम लिख रहे हैं fx of x, उस fx of x को हम इस फॉर्म में लिख सकते थे समेशन फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 to n, जितने भी आपके जंप डिस्कंटिन्यूटीज हैं उन सारी जंप डिस्कंटिन्यूटीज की जो प्रोबेबिलिटीज हैं दैट इज पी आई इंटू डेल ऑफ x माइनस एक्स आई, वेयर एक्स आई ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ जंप डिस्कंटिन्यूटी। देखिए हमारे पास जैसे ये कोई CDF था, आपने लास्ट लेक्चर में भी इसको देखा था कि अगर हम कहें कि यहाँ हमारे पास एक कोई CDF है, मान लीजिए हमने कहा ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर P1, फिर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऐड हो गई P2 और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गई P1 प्लस P2 और फाइनली यहाँ पर तीनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड हो गई और यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1। अगर ये आपका fx ऑफ x है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ये वैल्यूज़ है हमारी x1, अगर ये वैल्यू है हमारी x1, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 को हमने x1 मान लिया, 1 की वैल्यू को हमने x2 मान लिया और जो 2 पर वैल्यू है उसको हमने x3 मान लिया। तो इस केस में आप इस PDF को किस फॉर्म में लिख सकते थे, CDF को fx ऑफ x इज इक्वल्स टू, आप स्टेप फंक्शन के फॉर्म में अगर लिखते तो आप लिखते P1 u ऑफ x माइनस 0 दैट इज u ऑफ x ओनली प्लस P2 u ऑफ x माइनस x2 एंड प्लस यहाँ पर आप लिखने के लिए इसको लिख सकते हैं x माइनस x1, जहाँ पर x1 हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। x1 इज वॉट 0, x2 इज वॉट 1, x3 इज वॉट 2। तो अगर हम लिखना चाहें तो उसको स्टेप फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं हम P1 u ऑफ x माइनस x1, x2 पर जो ये जंप है ये P1 प्लस P2 माइनस P1, मतलब ये हाइट कितनी है P2 के बराबर है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम P2 u ऑफ x माइनस x2। स्टेप कहाँ पर अकर हो रहा है, एट x2, इसलिए हमने लिखा x माइनस x2। कितना स्टेप है उसका, जो एम्पलीट्यूड आया कितना है उसका प्लस P2, तो इसलिए हमने लिखा ये। और थर्ड क्या लिखते हैं हम P3, दैट इज हम या तो इसको P3 लिखें इस हाइट को या हम लिखें 1 माइनस P1 प्लस P2, वही हमारा P3 होगा। तो P3 u ऑफ x माइनस x3, तो ये हमारे पास क्या है CDF है। अगर हम इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे हम fx ऑफ x इन जनरल, अगर हम लिखना चाहते तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते थे समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं pi, मतलब जितने भी हमारे रैंडम वेरिएबल्स को हमने नंबर्स जो असाइन किए हैं उन सब के लिए pi u ऑफ x माइनस xi। तो इसी CDF के डिफरेंशिएशन से आपको PDF मिल रहा है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंपल्सेस मिलेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन समेशन दोनों लीनियर प्रोसेस हैं, किसी को पहले किसी को बाद में आप कर सकते हैं। तो समेशन के अंदर आपने अगर इस टर्म को बस डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल गई, डेल ऑफ x माइनस एक्स आई मिल गई। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, वो हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका PDF कैसा होगा, जिसमें सिर्फ इंपल्सेस होंगे। ये समेशन क्या बता रहा है आपको, अगर आप इसको ओपन करते तो ये क्या टर्म मिलता, P1 डेल ऑफ x माइनस x1, मतलब P1 स्ट्रेंथ की इंपल्स कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू x1 पर। P2 डेल ऑफ x माइनस x2, मतलब x इक्वल्स टू x2 पर एक इंपल्स जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होती, P2 होती। ठीक है, तो ये आप इस फॉर्म में जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं इन केस ऑफ CDF। अगर आपको पता है तो मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर है तो उसमें इंपल्सेस ही बस आएंगे। ये यहाँ से इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि PDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विल कंसिस्ट ऑफ ओनली इंपल्सेस ऑफ स्ट्रेंथ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, जो आपने रैंडम वेरिएबल असाइन किए हैं उस जो इवेंट आपका है उसको, जो भी आपने जो आउटकम है उसको, जो भी रैंडम वेरिएबल आपने असाइन किया है रियल नंबर। तो ये चीज़ हमने देख ली। कुछ हम अगर देख लें, जैसे मान लीजिए कि आपने जो एक्सपेरिमेंट्स लिए थे, आपने एक्सपेरिमेंट क्या लिया, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। इसके केस में कैसा था, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। आपने जो पहला एग्जाम्पल लिया वो ऐसा आपने एग्जाम्पल लिया कि ये प्रोबेबिलिटी Q और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी P, ये आपका fx ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यूज़ थी हमारी 0 और 1। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या चीज़ मिलती है आपको, x के रिस्पेक्ट में अगर यहीं पर हम ड्रॉ करते fx ऑफ x, मतलब डेंसिटी फंक्शन अगर हम ड्रॉ करते तो
जहाँ जहाँ पर जो फंक्शन जब तक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, जब फंक्शन ही जीरो था तो उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो आएगा। जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूटी है वहीं वहीं पर आपको इंपल्सेस मिलेंगे और उसकी स्ट्रेंथ कितनी लिखेंगे आप, जो फाइनली जब डिसकंटिन्यूटी के बाद जो वैल्यू है और डिसकंटिन्यूटी के पहले जो वैल्यू थी उनके डिफरेंस के बराबर। मतलब यहाँ पर आपको एक स्ट्रेंथ ये इंपल्स मिला क्यू स्ट्रेंथ का, एक यहाँ आपको इंपल्स मिला, ये आपको कैसा मिला, ये टोटल वैल्यू 1 हो रही थी, ठीक है। पी ये डिस्टेंस, ये हाइट हमारी पी थी, ये हाइट हमारी पी है, अदरवाइज ये पी प्लस क्यू, ये वैल्यू 1 थी। तो यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, पी मिलेगी। तो अब ये जो फंक्शन आपको मिल रहा है ये क्या हमारा पीडीएफ और पीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो हमने कहा सिर्फ क्या होंगे उसमें इंपल्सेस होंगे, और वो इंपल्सेस क्या बताएंगे, जैसे अगर हमने ये जो 0 और 1 पर बनाया है, मतलब ये रैंडम वेरिएबल को जो हमने 0 वैल्यू दी है अगर उसको हम नाम दे दें x1, इसको हम नाम दे दें x2, तो ये जो q है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 है, ये जो p है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 है। ये समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा फंक्शन बना, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो हमारा पीडीएफ आया जिसमें सिर्फ इंपल्सेस हैं, इसी फंक्शन को हम एक और नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। या आपका एक और क्या नाम लेते हैं, क्या नाम दे सकते हैं इसको हम, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीएमएफ कोई अलग फंक्शन नहीं है। अगर हम कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लें और उसको जो भी हमने वैल्यूज असाइन की हैं x1 x2 x3, उन सभी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हम वहाँ पर स्ट्रेंथ के फॉर्म में दिखा दें, तो वो जो हमारा फंक्शन होगा उसी को हम क्या नाम देते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और उस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम डिस्क्रीट के केस में डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास CDF है तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको आप PDF भी नाम देते, तो वो PDF ही डिस्क्रीट के केस में क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो नाम से आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपने CDF अगर आप समझ गए तो CDF का डिफरेंशिएशन आप समझ गए PDF, और उसी PDF को डिस्क्रीट के केस में क्या नाम दे दिया गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो अगर कभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताना हो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रोलिंग ऑफ अ डाई होता जिसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स होते, आप उसको नाम देते थे x1 x2 x3 x4 x5 x6। वैल्यूज क्या होती, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो आउटकम्स होते डाई के, उसके करस्पॉन्डिंग आपने दे दिया। तो अब अगर इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप ड्रॉ करते तो x इक्वल्स टू x1, x इक्वल्स टू x2, x इक्वल्स टू x3, इन सब पर इंपल्सेस हम ड्रॉ करते कितनी स्ट्रेंथ की, जो उनकी प्रोबेबिलिटी है। तो 0 लेने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, 2 लेने की भी 1/6। तो उसके केस में जो PDF ही आता उसको आप और क्या कहते हैं, CDF का डिफरेंशिएशन। और वही चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करती। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आपने एक ये पहला एग्जाम्पल देख लिया, एक हमने देखा डिस्क्रीट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में जो हमने एक्सपेरिमेंट क्या लिया था कि टेलीफोन कॉल, रैंडम टेलीफोन कॉल हमने जो बनाया था, ये हमने किस ड्यूरेशन के लिए बनाया था, हमने बनाया था 0 और 1 के लिए, कि 0 से 1 सेकेंड्स के बीच में तो हमारी कॉल आ ही जाती है। तो हमारे पास जो इसका CDF बना था वो हमारे पास ऐसा CDF था, ये 1 टाइम में ये वैल्यू भी कितनी, 1। अब अगर हम इसमें देखें, अगर हम कहें कि 0 से t टाइम तक है, तो t टाइम तक अगर ये वैल्यू कितनी है, फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाती है, अगर 1 हो जाती है। अगर हमने ये टाइम 1 ले लिया तो उस केस में क्या है हमारा, अगर हम 1 ही के लिए देख लें, ठीक है, हम 1 के लिए देख लेते हैं, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये जो CDF है, ये जो CDF आप लिख रहे हैं यहाँ पर, CDF देखा आपने, एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि 0 से 1 सेकेंड्स के बीच में कॉल के कभी भी आ जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है। तो मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी इस रीजन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कहीं भी वो कॉल आ सकता है। तो इसलिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला कि हर जगह आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, लेकिन जैसे जैसे आप एडअप करते जा रहे हैं टाइम्स को, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। 0.3 सेकेंड्स में कॉल नहीं आया तो अब और प्रोबेबल है कि 4 सेकेंड्स तक तो आ जाएगा, 4 सेकेंड्स तक भी नहीं आया तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप से आपको ये CDF मिला था। अगर आप देखें तो आपने कहा ये हमारा कंटिन्यूस CDF है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टू फाइंड PDF, x के ही रिस्पेक्ट में आप दोनों चीज़ें देख रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर PDF देखेंगे स्मॉल fx ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन, तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन जहाँ पर होती है उसका डिफरेंशिएशन उसकी स्लोप के बराबर होता है। अगर आप इस लाइन का स्लोप देखें तो x एक्सिस में आपने 1 चेंज किया, y एक्सिस में भी 1 चेंज हुआ, मतलब del y अपॉन del x की वैल्यू 1 है। तो इसी बीच में स्लोप की वैल्यू आएगी, इसके बाद तो ये स्लोप आपको दिख रहा है 0 है, तो वैल्यू डिफरेंशिएशन की 0 आएगी। तो आपको 0 से 1 के बीच में ये चीज़ कैसी मिलेगी, इक्वली आपको ये वैल्यू दिखेगी, ये 1 है और ये वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो अगर हम 0 से t टाइम इंटरवल लेते, उस बीच में अगर ये वैल्यू 1 जा रही होती, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलती, हमें 1/t मिलती। मतलब अगर आप देखें तो क्या हो रहा है,
जो आप टोटल प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं तो वो तो हमेशा मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, ये टाइम इंटरवल आप बढ़ाते जा सकते हैं। तो उस केस में इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल कहलाएगा, कि 0 से 1 के बीच में इसका डेंसिटी फंक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट। और अभी हम कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे जिससे हम यहाँ पर ये भी बता सकें देखकर कि जैसे इस केस में आपको दिख रहा है कि इसके अंदर का अगर टोटल एरिया पूछा जाए तो टोटल एरिया कितना है हमारा 1, रेक्टेंगल की विड्थ भी और हाइट भी है, मतलब एरिया भी कितना है इसका 1 है। अगर हम यहाँ से देखते, हम जानते हैं P प्लस Q, इन दोनों की वैल्यू मतलब हेड का आ जाना या टेल का आ जाना, दोनों के आ जाने का मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1। तो अगर यहाँ पर भी आपको 2 इंपल्सेस मिल रहे हैं, तो अगर इस फंक्शन का टोटल एरिया हम फाइंड करते -∞ से +∞, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो टोटल एरिया हमें मिलेगा इसका। तो उस एरिया की वैल्यू इन दोनों इंपल्सेस के एरिया का सम मतलब P प्लस Q, तो ये वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि एरिया अंडर PDF इज ऑलवेज यूनिटी। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, CDF पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जिससे हमें इवेंट x लेस देन इक्वल्स टू x की कंडीशन समझ में आए। हमने PDF अभी डिफाइन किया कि ये CDF के ही डिफरेंशिएशन को हम नाम देते हैं PDF। इसी में डिफरेंशिएशन के बेसिक डेफिनेशन को अगर हम इंक्लूड कर दें तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। और क्योंकि हमारा f(x) ऑफ x एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए ये जो न्यूमरेटर होगा ये हमेशा ही हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, डिवाइडेड बाय ये जो चीज़ हम ले रहे हैं ये हमारी बहुत छोटी चीज़ है। तो ये आप समझ सकते हैं लिमिट 0, अगर ये चीज़ 0/0 के फॉर्म की टाइप की आपकी ये चीज़ होगी जिसको लिमिट सॉल्व आप कर सकते हैं जिस लिमिट को, तो ये नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नॉन जीरो, लेकिन ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमने लिखा लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी ये वैल्यू। यहीं से आपने लिखा कि अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको PDF देता है तो PDF का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, CDF देगा। तो वही आपने लिखा f(x) ऑफ x रनिंग इंटीग्रेशन ऑफ PDF f(x) ऑफ टाउ डी टाउ। अब यहीं से एक दो और प्रॉपर्टीज बस हम 5 मिनट्स और हम इस लेक्चर को करेंगे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे। तो बस 2-3 प्रॉपर्टीज देखकर फिर हम इसको एंड कर रहे हैं लेक्चर। और आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए आप जो भी आपको लगता है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके किस पॉइंट में कन्फ्यूज़न रह गया, जब मुझे वो पता होगी चीज़, तो ऐसा नहीं कि मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करूँगा ही करूँगा, लेकिन लेक्चर में हम उसको डील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कमेंट्स में लिखना या उसके लिखने से आपको समझ में आ जाना प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो उसको हम एक बार फिर से यहाँ डिस्कस करेंगे बिल्कुल लेक्चर में। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, टाइम की अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम 1.5 मंथ से पहले अगर सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस होगा। तो ये देख लिया हमने कि f(x) ऑफ x मतलब PDF इज बाय डेफिनेशन इट इज d/dx ऑफ f(x) ऑफ x। इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ f(x) ऑफ x लाइक दिस। तो यहाँ से आपने और जो दूसरी चीज़ लिखी कि f(x) ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन मतलब ये डेफिनेशन है, ये सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आपने लिखा कि अगर हम f(x) ऑफ x देखेंगे तो कैसे मिलेगा, अगर हम -∞ से x तक इंटीग्रेट करेंगे f(x) ऑफ टाउ डी टाउ को, यहाँ x है तो यहाँ भी क्या लेना है, x लेना है। अगर हम f(x) ऑफ x1 लिखेंगे तो ये तो हमारा जो PDF होगा उसी PDF को हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, -∞ से उस केस में x1 तक। अगर हम इसी में x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें तो f(x) ऑफ इन्फिनिटी, हमने यहाँ x की जगह इन्फिनिटी पुट किया, यहाँ भी पुट करेंगे -∞ टू इन्फिनिटी, क्या आई वैल्यू, f(x) ऑफ टाउ डी टाउ। मतलब ये चीज़ किसी भी फंक्शन को आप अगर जैसे टाउ का फंक्शन आपने लिया है और आप टाउ की वैल्यू -∞ टू +∞, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब ये टर्म क्या देगा आपको, अभी जो हमने बात की एरिया अंडर PDF। और इस एरिया की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप ये डिफाइन कर चुके हैं, आप जानते हैं इस f(x) ऑफ x इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। तो इसलिए एरिया अंडर द PDF कर्व मस्ट बी यूनिटी। इस पर क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस जब आते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th। अब अगर जैसे CDF में आप क्या लिखते हैं कि CDF हमारा प्रोबेबिलिटी को भी डिफाइन कर सकता है। आपने यहाँ पर लिखा था CDF में, वही चीज़ हम यहाँ लिख लें अगर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टू द वैल्यू ऑफ x इन बिटवीन
x1 x2। तो अगर आपने यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं लिया था तो उस केस में आपने ये वैल्यू लिखी थी fx ऑफ x2 माइनस fx ऑफ x1, ऐसा लिखा था आपने। तो अगर हम देखें ये क्या बताती है हमें, अगर हमें किसी भी रीजन में अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है कि उस रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, यूजिंग CDF कैसे कर सकते हैं, इस पॉइंट पर CDF की वैल्यू देख लीजिए और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो CDF की वैल्यू है इस पॉइंट पर, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो मेन एप्लीकेशन है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी होगी। जो भी हमसे पूछा जाएगा एक्सपेरिमेंट, जिस भी जो इंटरवल डिफाइन किया जाएगा उसके बीच की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो अगर CDF गिवन है तो वहाँ से ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर अभी हमने लिखा कि fx ऑफ x इज माइनस इन्फिनिटी टू x, CDF को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो PDF के इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इसको लिख लें fx ऑफ x2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू x2। यहाँ हमने लिख दिया, सपोज हम ये fx ऑफ इसलिए टाउ लिख रहे हैं कि आपको समझने में आसानी रहे कि यहाँ पर क्यों हमने x2 पुट नहीं किया। अगर हम पहले इसको टाउ नहीं लिखते तो हो सकता है आपके माइंड में आता अगर यहाँ भी fx ऑफ x dx लिख देते, तो यहाँ fx ऑफ x है तो ये x है। अगर हम यहाँ पर x1 लिख रहे हैं तो यहाँ x1 यहाँ x1 भी लिखना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना है कि ये तो हमारा CDF जो भी PDF होगा डिफाइंड होगा x का फंक्शन के फॉर्म में, तो उसी को fx ऑफ टाउ लिख लें, टाउ की वैल्यू के लिए वो सभी चीज़ें सेम हैं। तो यहाँ पर हमने लिया कि इस fx ऑफ x2 फाइंड करने के लिए हमें स्मॉल fx ऑफ टाउ को इंटीग्रेट करना होगा माइनस इन्फिनिटी से x2 तक, और इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करना है। fx ऑफ x1 के लिए आपने लिखा माइनस इन्फिनिटी टू x1, और यहाँ आप लिखेंगे fx ऑफ टाउ डी टाउ फिर से। तो आप अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को समझें, दोनों में आपने सेम क्वांटिटी को इंटीग्रेट किया है। एक बार इंटीग्रेट किया आपने माइनस इन्फिनिटी से x2 तक, आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि x1 से x2 बड़ा है। तो आप अगर देखें टोटल आपने माइनस इन्फिनिटी से x2 तक इंटीग्रेट किया और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जो माइनस इन्फिनिटी से x1 तक के इंटीग्रेशन की वैल्यू थी। तो कितनी चीज़ बची, x1 तक को अगर आपने हटा दिया तो आपके पास कहाँ से वैल्यू बची, माइनस इन्फिनिटी से x1 तक हटा दिया इस इंटीग्रल में से, तो x1 से लेकर x2 तक आपकी ये वैल्यू बचेगी। मतलब आप इस केस में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इन बिटवीन x1 एंड x2, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपको मिली इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट PDF fx ऑफ टाउ डी टाउ। यहाँ fx ऑफ टाउ डी टाउ से आपको टेंशन नहीं लेना, जो भी एग्जाम में fx ऑफ x गिवन होगा बस उसको जो भी लिमिट के बीच में आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए उन लिमिट्स के बीच में आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फोर्थ कंडीशन आ गई। और क्या कंडीशन हो सकती है यहीं पर, आप क्या जानते हैं कि अगर फिफ्थ, अगर आप देखें सिक्स्थ, कि इफ रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूअस, अगर रैंडम वेरिएबल हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस फॉर्म का है, मतलब उस केस में अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो हम टर्म ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2, अगर रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस होगा तो ये प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं इक्वल होगी किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, इसको भी अगर इक्वालिटी को भी हम इंक्लूड कर दें x2। ऐसा समझ रहे हैं आप, क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड किया, हमने प्रोबेबिलिटी ऐड की रैंडम वेरिएबल x के x1 भी होने की प्रोबेबिलिटी ऐड की, और किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस के केस में क्या होती है, 0। इसलिए कंटिन्यूअस के केस में यहाँ चाहे इक्वलिटी का साइन नहीं हो या फिर यहाँ भी इक्वलिटी का साइन हो, ये दोनों हमारे जो इवेंट्स हैं वो सेम इवेंट्स हैं, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को अगर यहीं से फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू भी आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 जो भी आपका fx ऑफ टाउ है डी टाउ। अपने डेंसिटी फंक्शंस को, डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए विद इन जो भी आपके पास लिमिट गिवन है और आपको ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसको देखकर और क्या समझ सकते थे, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले एक CDF था, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बना पाऊँ तो इसको आप बस समझना है आपको। अगर मान लीजिए आपका ये fx ऑफ x है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फाइनली ये वैल्यू हमारी कहाँ तक आ रही है, इसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट हो रही है 1 तक। fx ऑफ x है मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही होगी। हमने नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाया, ये वैल्यू 0 के आसपास थी, फिर ये वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, तो वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम इस ड्यूरेशन में देखेंगे तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब इस ड्यूरेशन में जहाँ जहाँ ये वैल्यू दिख रही है यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो जहाँ स्लोप डिक्रीज हो रहा है वहाँ पर डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा,
मतलब जो स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी रिड्यूस होगी। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन प्लॉट करते, अगर आप यहाँ पर प्लॉट करते इसी के लिए x के रिस्पेक्ट में स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स, मतलब अगर आप प्लॉट कर रहे हैं पीडीएफ, तो पीडीएफ कैसा होता? अगर आप देखें इस फॉर्म का, मान लीजिए हम ऐसा दिखा देते हैं कि हमारा इस फॉर्म का ये पीडीएफ है कि जहाँ पर ये वैल्यू कांस्टेंट थी तो पहले ये हमारी वैल्यू भी ये क्या हमारी ऑलमोस्ट जीरो है, जब कांस्टेंट थी तो ये हमने जीरो पर ही शो किया, समझ लीजिए वैल्यू हमारी जीरो है। उसके बाद जब ये इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो हमने इंक्रीज किया, कहीं डिक्रीज हुआ, तो इस टाइप से हमने मान लिया कि हमारा इसका डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन जो भी आएगा उसका फॉर्म हमने बना दिया ऐसा कुछ। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कोई इवेंट है, मतलब हमारे दो पॉइंट्स हैं, ये x1 और x2, अगर ये x1 और x2 है तो जब हमें CDF से अगर हमें इसके बीच में इस रैंडम वेरिएबल वैल्यू, रैंडम वेरिएबल कैपिटल X की वैल्यू x1 से x2 में हो, अगर हमें इसके बीच की प्रोबेबिलिटी अगर हमें चाहिए और CDF अगर गिवन है तो कैसे फाइंड करते हैं? आप ये देख लीजिए कि x2 पर वैल्यू कितनी है और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए x1 पर वैल्यू कितनी है, मतलब ये जो दो डिफरेंस आएगा आपको, इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा यही आपकी प्रोबेबिलिटी बताएगा। और पीडीएफ से कैसे फाइंड करेंगे? अगर मान लीजिए उसी के करस्पॉन्डिंग हम कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर वो हमारा फंक्शन है, ये x1 है, एक x2 है पॉइंट, तो अब अगर x1 और x2 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए और आप किससे देखना चाहते हैं? डेंसिटी फंक्शन से देखना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स पर आपको प्रोबेबिलिटी पता ही नहीं होगी कि आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे? इस रीजन में इंटीग्रेट कर लेंगे अपने जो भी आपका जो आपको पीडीएफ गिवन होगा, अगर उस पीडीएफ को हम इस रीजन में इंटीग्रेट कर लेंगे, इस इंटरवल में इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें ये प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x to lie in the interval x1 x2, ओपन क्लोज दोनों इंटरवल्स में ही आप देख सकते हैं, इज द इंटीग्रेशन ऑफ PDF in the interval x1 and x2। ठीक है, तो ये हमने PDF की कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि PDF हमारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, CDF के डिफरेंशिएशन से मिलता है। तो अब यहाँ पर बस एक प्रॉपर्टी और इसको देखकर हम ये लेक्चर अब यहाँ पर एंड कर रहे हैं। तो बस ये लास्ट इसको हम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम इस PDF को डिफरेंट स्पेशल टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए डिफाइन करेंगे। तो इसलिए यहाँ तक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, आप इसको, इसलिए मैं बार बार आज के लेक्चर में बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रही है चीज़, तो उस पर आप मुझसे डिस्कशन करेंगे, चाहे आप यहाँ करें कमेंट सेक्शन में या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम लिख रहे हैं कि अभी हमने लिखा कि अभी हमने ये देख लिया कि अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो या तो हम लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x1 से बड़ी हो x की वैल्यू और छोटी हो x2 से, या तो हम ये प्रोबेबिलिटी देखी हमने, या फिर ये प्रोबेबिलिटी हमने कहा इक्वल होगी किसके, अगर हम इक्वलिटी का भी साइन ले लेते हैं तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ किसके बराबर होगी? इट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये जो लिखा हमने, ये जैसे आपने लिखा इसको इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 एंड fx ऑफ टाउ डी टाउ। अभी लिखा आपने, अगर आप ऐसा सेलेक्ट कर लें कि अगर आप इसमें से ये देखना चाहते हैं कि ये जो x1 और x2 है, अगर आप इसमें से x1 की जगह पर क्या ले लें, आप ले लें x, और x2 की जगह पर अगर आप क्या ले लें, डेल x ले लें। ठीक है, तो उस केस में इट इज x प्लस डेल x अगर आप ले लें। ठीक है, मतलब x1 और x2 के बीच का जो इंटरवल है उसको सिर्फ डेल x का आप इंटरवल डिफाइन करें जहां पर डेल x टेंड्स टू 0 है। अगर आपने ये जो डेल x लिया, अगर इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल ले लिया कोई, जिसके बीच में कोई अगला आउटकम इंक्लूड होने की प्रोबेबिलिटी को आप अगर नेग्लेक्ट कर दें, तो फिर उस केस में अगर x प्लस डेल x है, मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी क्या चाहते हैं, ये दोनों की सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इन बिटवीन x एंड x प्लस डेल x। तो अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी? आप अगर देखें तो हम इंटीग्रेट कर रहे थे, तो ये जो हम डी टाउ ले रहे थे, यहाँ x1 से x2 का क्या मतलब है, इस जो टोटल लेंथ थी उसको डी टाउ के हम पार्टीशंस में बांट करके उसको हम इंटीग्रेट करते हैं।
तो अगर आप ये जो इंटरवल ले रहे हैं, अब ये हम सिर्फ x से x प्लस डी एक्स अगर लिख रहे हैं, मतलब हमारा इंटरवल सिर्फ एक ही dx का है, तो उसके केस में आपको इंटीग्रेशन का साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। इस रिजल्ट की जो वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए आप कहें कि आपको x को इंटीग्रेट करना है या फिर 1 को इंटीग्रेट करना है dx के लिए, ठीक है, और यहाँ 1 से 2 है ये वैल्यू, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू किसके बराबर आती है? जो 1 का इंटीग्रेशन है, मतलब अगर आपने किया तो ये वैल्यू आई t, 1 का इंटीग्रेशन मिला आपको t, और इसकी वैल्यू में जब आप लिमिट पुट करेंगे 1 से 2, तो आप अगर देखें तो ये 2 - 1, मतलब ये वैल्यू 2 - 1, ये वैल्यू कितनी आई? 1 आई। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू किसके बराबर है? इसी डिफरेंस के बराबर है, 2 - 1 का जो डिफरेंस है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर जो डिफाइन कर रहे हैं वो चीज़ थोड़ी अलग है, ठीक है, उसको एक्जैक्टली यहाँ पर नहीं समझेगा, वो मैंने बताया कि कैसे इंटरवल के डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो जाती है चीज़। तो वैसे ही अगर ये जो टर्म है हमारा, अगर हम कह रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं वो सिर्फ एक स्मॉल इंटीग्रल, मतलब आपका इंटरवल इनफाइनेटिसिमली स्मॉल इंटरवल x प्लस डेल एक्स के बीच का इंटरवल डेल एक्स के लिए अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस टोटल इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होगा उसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन इट कैन बी रिटन एज fx ऑफ x इनटू डेल एक्स। fx ऑफ टाउ है, उसी को हमने लिखा है fx ऑफ x इनटू जो हमारा ये इंटरवल है x1 और x2 के बीच का, अगर x2 हमारा x प्लस डेल एक्स है तो उसके बीच का इंटरवल डेल एक्स है, वेयर डेल एक्स टेंड्स टू 0, वेयर आप क्या लिख सकते हैं? डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो यहां से अगर आप देखें तो इस fx ऑफ x को कैसे लिख सकते थे हम? इस रिलेशन से हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x टू x प्लस डेल एक्स एंड डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये समझ रहे हैं? तो अगर हम इस डेफिनेशन को कंसीडर करें तो एक हमने ये भी डेफिनेशन देख लिया, और ये कुछ अलग डेफिनेशन नहीं है जो आप अभी लिखा डिफरेंशिएशन वाला, जो आपने डेफिनेशन लिखा था इसका, वो सेम यही डेफिनेशन है। तो यहाँ पर एक अलग फॉर्म में बस हमने उसको देख लिया। तो अब ये क्या चीज़ है? इट इज़ प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x से x प्लस डेल एक्स में होने के बीच की, मतलब एक बहुत ही छोटे से इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल किसी रीजन में आप उस रैंडम वेरिएबल की अकर होने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। तो जैसे ही ये प्रोबेबिलिटी है, तो अगर आप याद करें जो फर्स्ट लेक्चर था, एकदम फर्स्ट लेक्चर में भी जो प्रोबेबिलिटी को फर्स्ट टाइम हमने जब डिफाइन किया था, तो आपको अगर याद हो तो हमने क्या लिखा था? इट इज एवरेज ऑफ लिखे, एवरेज मास फेनोमेना लिखे, एवरेज मास फेनोमेना। मतलब ये प्रोबेबिलिटी क्या है? एवरेज मास। मास का मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम वेट की बात कर रहे हैं। मास मतलब आप अगर मान लीजिए कि 100 टाइम्स एक्सपेरिमेंट आपने किया, तो उसमें से कितनी बार आपका एक कोई पर्टिकुलर आउटकम आया, वो मास बता रहा है कि उस एवरेज ऑफ वो जो मास है आपका, मतलब जैसे 1000 टाइम्स में से 6 टाइम्स आया, मतलब या 600 टाइम्स आया, तो 600 अपॉन 1000 ऐसा करके आप एवरेज आपने काउंट किया। तो ये नंबर क्या हमारा एवरेज मास फेनोमेना को बताता है। तो मतलब ये जो चीज़ है ये मास है। अगर ये मास है, और ये किस बीच का मास है? आप अगर यहाँ पर रियल एक्सिस में मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है आपका x, और मैं बहुत बड़ा शो कर देता हूँ, ये पॉइंट क्या हमारा x प्लस डेल एक्स है। तो इस बीच में ये अगर हम ये रियल एक्सिस का जो सेक्शन ले रहे हैं, तो ऐसे ही पूरे रियल एक्सिस के सेक्शन को, मतलब ये टोटल ये हमारे आउटकम्स थे, और उसमें से हम ये रीजन अगर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये जो टोटल आउटकम्स थे, मतलब जैसे आप 1000 ट्रायल करते हैं, तो वो जो टोटल है वो आपका टोटल वॉल्यूम है, और उस टोटल वॉल्यूम में कितना मास आपका आ रहा है। मतलब अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो जैसे आप मास अपॉन वॉल्यूम का डेफिनेशन लेते हैं, मतलब वो क्या डिफाइन करता है? डेंसिटी को डिफाइन करता है। तो ऐसे ही ये जो टर्म है आपका, ये मास है, और ये कितने वॉल्यूम में आपका इतना मास आ रहा है, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम है। इसलिए आप इस चीज़ को और क्या नाम दे सकते हैं? इट इज़ डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि किसके लिए डेंसिटी है? ये प्रोबेबिलिटी के लिए। तो आपको ये भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए यहाँ से। जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा कि रो वी क्या हमारी चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसके लिए आप लिखते हैं कूलम पर मीटर क्यूब। ऐसा अगर आपने लिखा रो वी की वैल्यू, तो अगर हम इस रो वी को पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर ले, अगर आप EMT में एक जो आपका रो वी है, मतलब जो चार्ज डेंसिटी है आपकी, अगर उसको आप पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये क्या चीज़ मिलेगी आपको? अगर ये चार्ज की डेंसिटी है तो पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू आपको दे देगा। ऐसे ही अगर आप कहें करंट डेंसिटी है, उसको पूरे सरफेस एरिया में अगर आप कर लेंगे तो वो आपको क्या दे देगा? टोटल करंट दे देगा। तो जिस चीज़ की डेंसिटी है, अगर उसी के रिस्पेक्ट में आप अगर इंटीग्रेट कर लेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। तो ऐसे ही अगर ये आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है ये चीज़, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे किसी दो रीजन के बीच में, तो आपको क्या चीज़ मिल रही है? उस रीजन में होने की क्या मिल रही है? प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो ये हमारा आज हमने बस इंट्रोड्यूस किया
अपने पीडीएफ को जो हमने देख लिया कि पीडीएफ हमारा कैसा होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज देख ली हमने, फिर से एक बार देख लीजिए कि हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। सेकंड, पहली चीज़ तो ये कि इसको डिफरेंशिएशन से फाइंड करते हैं सीडीएफ के। फिर हमने देखा 0 से बड़ी होगी वैल्यू। फिर हमने लिमिट्स के टर्म्स में देखा कैसे इसको लिख सकते हैं। फिर आपने देखा इसके अंदर का एरिया हमेशा 1 होगा। फिर हमने देखा कि x1 से x2 के बीच की होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो x1 और x2 के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और यहाँ से आपने ये चीज़ें देख ली, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं उसके केस में हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये डिस्कस कर ली, इसको याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसका CDF और PDF दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका जो CDF होगा उसमें क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ जंप डिस्कंटिन्यूटीज होगी, ठीक है, फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटीज होंगी। और अगर हम उसका PDF देखेंगे तो उसमें सिर्फ क्या आएंगे, इम्पल्सेस। CDF में स्टेप फंक्शंस होंगे तो PDF में क्या आएंगे, इम्पल्सेस आएंगे। स्टेप फंक्शन आप कंसीडर जरूर करेंगे, लेकिन दिमाग में रखना है आपको कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर डिस्कंटिन्यूटी है वहाँ पर स्टेप डिफाइंड नहीं है, वहाँ पर एग्जैक्टली वो हमारा डिफाइंड है। वो सभी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर आपका फिर से ऑलमोस्ट 2 आवर्स का हो गया होगा शायद, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम फिर से मिलेंगे, और जो भी डाउट्स हो मैं वेट करूंगा। कहीं पर भी अगर आपको डाउट आता है तो मुझसे आप कनेक्टेड रहिए। समझ में आ रही है चीज़ तो वो भी बिल्कुल आप लिख सकते हैं। आपका कमेंट वो एक बार, क्योंकि अब मैं जैसे देखूँ कुछ लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट 30 के आसपास कमेंट्स अभी आ रहे हैं, तो वो 30 लोग तो हैं ही, जो 30 लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं आपको मैं समझ पा रहा हूँ। कुछ और भी लोग हैं जो रैंडमली अगर देख लेते हैं तो उनको मैं ही कहूँगा थोड़े दिन आप फोकस्ड हो जाइए। कुछ दिन आप अगर सब्जेक्ट को ले रहे हैं, कम्युनिकेशन करना है, तो थोड़ा सा आप सिंसियरली टाइम दीजिए। इसके बाद फिर कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके कोर्स से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप जानते हैं इसी के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके रैंक इंप्रूवमेंट में हमेशा ये रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करेंगे, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल आपस में बात करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं हम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।